अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल और आज का हमारा और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और बहुत सारी अहम अपडेट्स होंगी और हैपनिंग्स होंगी। कराची में क्या क्या हो रहा है वो सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक और सबसे अहम अपडेट ये है कि हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है ना वो नेशनल ग्रिड पर काम जारी है और उस हवाले से हम देखेंगे कि सुबह से लेकर कहा यह गया है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेंटेनेंस की वजह से शटडाउन रहेगा और आर्जी तातुल आ सकता है कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो फरमान जारी कर दिया है। तो सब लोग जो अपने काम हैं बिजली से रिलेटेड वो अभी निपटा के ख़त्म कर लें, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बताया गया है कि मेंटेनेंस शटडाउन के तहत ये तातुल आ सकता है। तो मुख्तलिफ जगहों के हवाले से भी बताया गया कि जो टाइम स्पेंस दिए गए 4 से 5 घंटों के, 6 घंटों के, जिसमें ये बिजली जो है वो गायब रहेगी। तो आप लोग अपना काम उस हिसाब से मैनेज कर लें, ताकि हमने कहा सबसे पहले आपको यही अपडेट दे देते हैं। उसके अलावा हम इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और ये जो जांच पड़ताल का सिलसिला है ये 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो कितने कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या अपडेट्स हैं, इंतखाबी निशान और फहरिस्तों के हवाले से भी आपको बताएंगे कि जो है वो किस तरह से अलॉट होंगे, उस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जो सरकारी वसाइल हैं इलेक्शंस में वो उनका इस्तेमाल हमेशा से किया जाता है और ख़बरें सामने आती रहती हैं, लेकिन उसमें कोई हमें बेहतरी या जो है ना वो कहते हैं ना कि आप नहीं करेंगे, तो बड़े निडर अंदाज में हम देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर जो है वो सरकार काफ़ी ज़्यादा मेहरबान दिखाई दी। साइमा आगा हैं, उन्होंने जो है वो सरकारी गाड़ी में सवार होकर ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर जो है वो अपने कागजात जमा करवाने के लिए पहुंची थी। तो उस हवाले से भी हमने देखा कि कल भी खबर चली, काफ़ी गर्म थी, वो भी आपको दिखाएंगे। कराची में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सियासी जमातों का जोड़ तोड़ बात हुई थी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं और कराची में भी इस पे काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है। तो जो तमाम बरेलवी जमातें हैं उनमें हमने देखा है कि उन्होंने इत्तेहाद उनका हो गया है और TLP और सुन्नी तहरीक जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कराची पर, वोट बैंक के हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कराची से कंटेस्ट नहीं करेंगे और उन्होंने अभी तक कराची की किसी भी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। उन्होंने 2018 में तो हमने देखा था कि लियारी से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ कराची में तो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस हवाले से भी हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। उसके अलावा कराची सिंध पुलिस के जो है वो कंजम्पशन ट्रैकर सिस्टम ने भी करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और माहाना तकरीबन करोड़ों रुपए का जो पेट्रोल और डीज़ल है वो चोरी किया जा रहा है। तो कहीं पर भी आप देखें ना कि करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी कि पुलिस जो है वो सबसे पहले नंबर पर आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है करप्शन में। उसके अलावा जनाब और भी बहुत सारी खबरें होंगी और साथ साथ सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से जो है वो पब्लिशर से निसाबी किताबें नहीं छपाई गई, उसका अमल मुअत्तल कर दिया गया और हम ये देख रहे हैं कि जो आइंदा तालीमी साल है उसके दौरान लोगों को जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो खपत है उस हवाले से उतनी बुक्स तो प्रिंट नहीं की गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अशरफ खान साहब, वेलकम टू द शो। ब्यूरो चीफ बिजनेस नहीं भाई, ब्यूरो चीफ नाराज़ हो जाएंगे आपके जी, बिजनेस डेस्क आते रहते बिजनेस आप खुश हो गए इस वजह से बिजनेस डेस्क हेड है माशाल्लाह और सीनियर रिपोर्टर हैं, खासी जो है वो नज़र रखते हैं तमाम मामला पर। वेलकम टू द शो अशरफ भाई। आपकी सबसे पहले तो बताएं छुट्टियां कैसी रहीं, फैमिली के साथ कहाँ गए, कितना एंजॉय किया, क्योंकि कल ही हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां जब पड़ जाती हैं तो उनको प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैसा रहा बच्चों की छुट्टियों में? सर्दी का मौसम था, आपको माशाल्लाह क्या बात है, आपको छुट्टियाँ मिल गई, हमें तो छुट्टी नहीं मिली। नहीं मतलब कोशिश 3 साल के बाद मिली है और मतलब समझिए ज़्यादा नहीं, 7 दिन थे जो हफ्ते का। और जो सूरत हाल ये थी कि यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन अब हिल एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है बहुत। और हम कराची के हिसाब से जब वहाँ गए तो हमें फील नहीं था। इवन के इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर बच्चों को फिर गर्म कपड़े, क्योंकि उन्होंने कराची वालों के लिए तो वैसी तरह पंजाब में मुश्किल हो जाता है ना, ठंडक ज़्यादा होती है। वहाँ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि यहाँ जब तक बारिश नहीं होती ना तो चुभने वाली सर्दी है, तो आप गर्म कपड़े हर वक्त पहना के रखें। तो फिर उसके बाद उन्होंने एंजॉय किया थोड़ी, एक दिन कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? मतलब समझ लें जो नाम लें, ज़्यादा ऊपर नहीं गए हम लोग। हम लोग गए मतलब कि मरी, भूरबन वगैरह, इस्लामाबाद घूमे,
तो उसके साथ ऑफिशियल वो भी थे, कुछ काम थे, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैं गया। बाकी फैमिली को सिस्टर के घर छोड़ा हुआ था, ज़बरदस्त। तो वो वहाँ पे इस्लामाबाद में घूम रहे थे। अब ये है कि हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतना खूबसूरत है, हर एनवायरनमेंट है, तमाम जो साइट सीइंग है वो हमारे पास मौजूद हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना जाकर के, यार हमारे पास सब कुछ है, बस ज़रा सी फैसिलिटीज़ और बेहतर हो जाए तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और ट्रैवल एंड टूरिज्म पे कितना काम होना ज़रूरी है, आपको जाकर क्या अंदाज़ा हुआ? जी, वहाँ पे जाके इस्लामाबाद से तकरीबन मतलब आप 1 घंटे की भी ड्राइव नहीं, वहाँ डैनो पार्क बनाया ना, कोई प्राइवेट कंपनी पहाड़ के ऊपर, उसने बिल्कुल जो है डायनासोर्स वगैरह पहली दफ़ा मैंने भी देखा और बच्चों के साथ एंजॉय किया। हमारे पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। अब उसी तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, टूरिज़्म हो रही है, उससे कमाई भी हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम सिंध में देखें तो आपके पास समुंदर है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती है। अब इसके साथ एक गोरे खेल है, आपने नाम सुना? मैं भी आज तक, मैं मतलब इतने बड़े हो गए हम आज तक नहीं जा सके, क्योंकि वो आगे जो सड़क है ना वो 4x4 जाती है, हमारे पास 4x4 नहीं है, हायर करना पड़ती है आपको बदीन स्टॉप से आगे जाके। अब वो इतनी खूबसूरत से जो लोग गए वो ये बताते हैं कि जो सर्दियों में वहाँ ओले और बर्फबारी जैसा भी माहौल हो जाता है। अशरफ भाई, वहाँ पर आप गर्मी के सीजन में भी जाएंगे तो रात होगी ना तो इतनी ठंड होगी कि आप जो है बगैर अपर या ब्लैंकेट के उधर नहीं सो सकते। अब वो देखें कैसा एरिया है, मरी है, मरी मतलब मिनी मरी कह सकते हैं, और सिंध का मरी वहाँ पे है। उसको अगर डेवलप कर लें तो आप सोचें कि जो बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं, अब इवन कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हम लोग गए तो वहाँ पे बताया कि हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ जो मुकामी लोग हैं उनकी 200 रुपये फ़ीस थी, लेकिन गैर मुल्की थी उसकी 1000 रुपये फ़ीस। हमने गैर मुल्की नहीं पढ़ा था, मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगा है, कौन जाएगा? तो उसने कहा नहीं, ये जो ओवरसीज़ आ रहे हैं, गैर मुल्की जो आ रहे हैं फॉरेनर्स, उनके लिए 1000 रुपये, ताकि वो आके देख रहे हैं तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो। और हमारा लोकल है उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। तो अब ये फ़र्क नज़र आया था। उसी तरीके से आप यहाँ जब रखेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, आपके रेवेन्यू जनरेट होगी, काम आपको पता है कैसा होता है। बस ऐसा ही है, क्या कह सकते हैं शुभ। लेकिन ये है कि बहुत स्कोप है, बहुत मार्जिन है ट्रैवल इंडस्ट्री, अगर आप प्रमोट हम करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इलेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्शन का हम देख रहे हैं, गर्मा गर्मी का माहौल स्टार्ट हो गया है, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए, उनकी जाँच पड़ताल शुरू हो गई है और 30 दिसंबर तक जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कहा गया। कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर जो है वो दरख्वास्तें 10 जनवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत भी करेगा। और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है अशरफ भाई, उनकी तरफ से जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो 11 जनवरी को जारी की जाएगी और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबी निशानों के हवाले से भी बड़ा वो होता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। अभी देखें जो इलेक्शन हो रहा है तो क्योंकि जो आपकी मुल्की मईशत ले लें आप, आम अफराद, इन लोग के लिए, क्योंकि जो वही जाके सिलेक्ट करते हैं, जब वोट डालते हैं तो वोट देना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपके वोट से ही जो आप सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट वो आती है। तो हमारा हम भी जाके जब वो करते हैं तो हमारी भी ड्यूटी जब लगती है तो हमारा सबसे पहले होता है वोट डालना है। तो ये हम यहाँ से भी अपील करेंगे कि जो लोग भी उस दिन जो छुट्टी होगी आम इंतखाबात वाले दिन, जनरल इलेक्शन वाले दिन, तो घर में नहीं बैठें, अपना वोट का इस्तेमाल करें, किसी भी पार्टी को दें। मतलब हम ये नहीं बोलते कि इसको दें उसको दें, आप किसी भी पार्टी को दें, लेकिन अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आप पूरी दुनिया में देखें, जिस दिन इलेक्शन होते हैं कहीं किसी भी मुल्क में, तो उसमें एक एक बंदा जो है सुबह से उठ के लाइन में लग के जाके अपने फ़र्ज़ अदा करता है। हमारे यहाँ कुछ और है, वो उसको एंजॉय करने चले जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तो जब 2018 में इलेक्शन हुए तो उसमें क्या हुआ कि लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे। मतलब मैं हैरान हो रहा था कि हम ड्यूटी, और फिर बाद में बैठ के जी हुकूमत को बुरा भला कहते रहेंगे। हमारी भी ड्यूटी है ना कि अगर आपके टोटल अगर 12 करोड़ वोटर है तो 12 करोड़ में से अगर हम 80% अगर वोट डालें तो हम नज़र आएगा, रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ डालते कितने, आपको भी रिज़ल्ट पता है कि 40%, 50% किसी इलाके में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अब जैसे हम एग्ज़ाम का लें कि एग्ज़ाम जब होते हैं तो हम देते हैं कि अशरफ साहब ने अगर 100 में से 32 नंबर लिए तो फेल हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे इलेक्शन में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर ये इस जगह से खड़ा हुआ है और इस एरिया में अगर 10 लाख वोटर हैं तो 5 लाख डालते हैं तो क्या अहल है या नहीं है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग को मोटिवेट करें कि वोट जाके डालें। अभी जो ये इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और ये भी आपको पता है कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने डेट कराई, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और माशाल्लाह से अब एक मतलब कि मुंतखब गवर्नमेंट आएगी। और क्योंकि आपकी मईशत ले लें, आम आदमी ले लें, सब कुछ का दारोमदार होता है कि आप किस तरीके से इंतखाबात के बाद एक प्रोसेस आती है, गवर्नमेंट आएगी, फिर उसके बाद अपनी पॉलिसी देगी 5 साल की। अब 5 साल की पॉलिसी में उसके 5 साल के बजट होंगे,
कि आवाम को कैसे फ़ायदा देंगे। तो अभी आवाम को सोचना है कि अगर उनको कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को मतलब गैर मुल्की सरमायाकारी लें, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट देखें, तो इसी वक्त पे मुनहसर है कि आपके यहाँ इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद एक मुंतखब गवर्नमेंट आए, उसके बाद ही आगे सेटअप चलेगा। सही। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इलेक्शंस को कैसे देख रही है? क्योंकि हमने देख रहे थे कि लॉन्ग अवेटेड प्रोसेस था और बार बार जब भी बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता है वो यही कहते हैं कि भाई इलेक्शन ऑन टाइम होने चाहिए और जो अगली हुकूमत है उसको 5 साल आप पूरे करने दें, क्योंकि इस तरह हमारे चीज़ें प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, हमारे काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। सलीम मांडवी वाला जो चेयरमैन जो है साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, और कोई बिजनेस कम्युनिटी भी उससे पार्ट ले रहा है? जी, यहाँ पे जैसे बहुत कराची से भी हैं, 2-3 के मतलब कि जो हम रिटेलर्स कह लें या कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर के जो सदर हैं रिजवान साहब, रिजवान, वो भी खड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा एक फैज़ान रावत हैं, वो भी एक ट्रेडर हैं, एसोसिएशन के सदर भी हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं। अब चेंज आउट नज़र आ रहा है, क्योंकि कराची जो है मतलब एक हब है। और अच्छा है, पता है ये लोग आएंगे ना अशरफ साहब, तो कम से कम नुमाइंदगी होगी है, हमेशा एड्रेस करते रहे कि हमारे जो इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट तक नहीं जाते, या हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ तक जो मुद्दा नहीं पहुँच पाता। तो अच्छा ये लोग आए, फिर देखेंगे कितने मसाइल हल होते हैं। वो सही कह रही। मैं बताऊं कि माशाल्लाह से मतलब इदारे ने, जैसे भी पहले जो तमाम इदारे हैं यहाँ पे भी जब बजट आता था तो मैं पूरा इंटरफेयर करता था। तो पहले जब मैं गया हूँ इस्लामाबाद में जाके देखा है तो हमारे, और यहाँ पे भी सिंध के इलेक्शन के बाद जब बजट होता है, बजट में जाके जब हमने किया कवर, आप हैरान होंगी, तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा आप बुक पढ़ रहे थे तो उस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपकी आमदनी कितनी, अखराजात के कितने, खसारे का बजट है। अफसोस के साथ कि बहुत इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए होते हैं, उनको नहीं पता है, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनसे आपसे भी ये पूछ लें कि आपके बजट खसारे का या सरप्लस है, यानी कि आप अगर आमदनी आपकी एग्जाम्पल लेते 1000 अरब है, आप खर्चे कितना कर रहे हैं ये नहीं पता है, बस बैठे हुए जो है ना एक दूसरे को जो है बस तनकीद करना है। बजट इतना इंपॉर्टेंट है, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, वहाँ क्या है कानून साजी होती है, बजट पेश हुआ उसके बाद कानून साजी होगी, वो आवाम के ऊपर वो मतलब डाल दिया जाएगा। तो लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो हमने उनको इसलिए वोट दिया है कि कानून साजी करके हमें मराद दी जाए। इस वक्त जो मसाइल हैं, हमें गैस का मसला है, हमें बिजली का मसला है, इतनी महंगी है, अब ये सहूलत कैसे देंगे, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि जो अच्छे लोग आएंगे, यानी कि जो ट्रेडर्स जो इधर बैठ के कुर्सी के इधर बैठ के जो बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, अब जब वो उधर सिलेक्ट होकर जाएंगे या इलेक्ट होकर जाएंगे, तो उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि उनको पता होगा कि जो मेरा मसला है सीवरेज का, मेरा मसला है सड़क का, मेरा मसला है पानी का, वो कैसे हल होगा। तो ये ऐसे ही हल होगा जो इलेक्ट होकर लोग आएंगे और अच्छे बंदे जो कि काम करना चाहते हैं, आपको नज़र आएगा। मैं बताऊं, अभी जो मैं पंजाब में घुमा ना, यकीन करें, सड़कें, पार्किंग, सफाई, मतलब आप नंबर दें ना, मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, मैं अपना बोल रहा हूँ। मगर मैं जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ में बड़ा अफसोस होता है, पानी के लिए आप परेशान हैं, गैस के लिए आप परेशान हैं, सड़कों के लिए आप परेशान हैं, सेवरेज के लिए आप परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पहले भी हमने प्रोग्राम में जब बोला था कि गटर के ढक्कन जब गायब होते हैं और जो एक्सीडेंट होते हैं और बच्चों का इन सब का आता है, मुझे नींद नहीं आती है। सही बात है, मतलब उन लोगों को इतनी सी फिक्र नहीं है। यहाँ के लोग जो है, आप कोई भी इदारा देखें, आज भी मैं देख रहा था, हमारी रिपोर्टर खबर दे रही थी, मतलब एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, सिंध टैक्स बोर्ड का है, उन्होंने पेट्रोल में 24 लाख रुपये लिए। मतलब आप सोचें, पी रहे हो आप पेट्रोल, क्या कर रहे हो, मतलब अफसोस होता है, ये आवाम का पैसा है, सरकारी खजानों का बेदरिग इस्तेमाल करना तो कोई हमसे सीखे। एक और चीज़ हमारे सामने से गुजरी कि जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर या इंतखाबात के अंदर हम देख रहे होते हैं कि बहुत आराम से लोग जो है वो सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियाँ हों या एम्प्लॉयज़ हों या फोर्स हो, तमाम चीज़ों का, इदारों का इस्तेमाल किया जाता है पूरा तो वो तो बड़े पैमाने पर। लेकिन इस हवाले से भी बात होगी, फुटेज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो लगता है कराची का मैदान छोड़ दिया है। 2018 में लियारी से कंटेस्ट किया, लेकिन अभी तक यहाँ कराची में किसी भी जगह से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों के इत्तेहाद भी जो है वो खासे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़ास में साथ साथ जो है ना कहीं बिजली ना चले जाए, इससे पहले कराची वालों को अपडेट दे देते हैं। अशरफ भाई, क्या कह रही है के इलेक्ट्रिक, क्या हो रहा है? तर्जमान के इलेक्ट्रिक की तरफ से बयान तो जारी कर दिया गया कि मेंटेनेंस शटडाउन है और आर्जी तातुल आ सकता है, तो आज कहाँ कहाँ बिजली गायब रहेगी बता रहे हैं जी। एक हफ्ते में देखा जाए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस के नाम पे जो मुख्तलिफ एरिया में बंद करें। आज भी जैसे क्या है, आज है
मंगल और के इलेक्ट्रिक जो औरंगी टाउन, गडाब एयरपोर्ट और क्वींस रोड के जो ग्रिड पे मेंटेनेंस करेगी। और यहाँ पे बताऊँ कि जो टाइमिंग दी है कि जो औरंगी टाउन की जो ग्रिड है वो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। और गडाब और क्वींस रोड के ग्रिड ने सुबह जो है 9 बजे से और शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। और साथ में एयरपोर्ट के 2 ग्रिड हैं उस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो मेंटेनेंस होगी। अब ये जो इसके इलाके हैं वहाँ पे ये दिया था तो था इन्होंने, लेकिन उस एरिया में जो है मेंटेनेंस के नाम पे अगर हम देखें जो सुबह 10 से 6 बजे तक एक बंद रहेगा, एक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा। अब ये तो है बिजली भी नहीं, गैस का भी होता है कि रात को चली जाती है। और बहुत सारे जो जहाँ जहाँ एरिया ये बता रहे हैं वो ये हैं एंड इलाके, और वहाँ पे जो है लो एरिया में वहाँ पे वैसी गैस नहीं होती है। अब गैस भी नहीं होगी, बिजली भी नहीं होगी, अब दोनों तरफ से आवाम जो है अब ये, और ये अच्छे खासा इलाका है। अगर हम देखें कि मतलब ये जो आया है अपडेट को, कितने सारे नाम हैं कि हनीफाबाद है, सेक्टर है, गाजी नगर है, महराज इलाही कॉलोनी है, और ये सारी हैं ये औरंगी और ये सारे इलाके जो हैं, और ये वो वाले इलाके हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं। अब इनकी जो मेंटेनेंस करनी थी, अब सर्दियाँ आई हुई हैं, अब ये गर्मी में भी करते हैं, सर्दियाँ आ गई तो उसको वहाँ पे आपका जो डिमांड है बहुत कम हो गई है। कौन बिजली इतनी, ना फैन चलता है जब मौसम वो ठंड हो जाता है, ज़्यादा वो भी नहीं करती, जैसे एसी भी नहीं चलते, एसी तो चलती ही नहीं है। तो मगर ये है कि जो इतना लॉन्ग टर्म अगर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कुछ इलाके हैं, कोई 10 बजे से 6 बजे तक हैं, तो इतना लॉन्ग टर्म पे लोग परेशान हो जाते हैं। वैसे ही गैस का मसला है। फिर बिजली पे देखें तो कुछ लोग जो हैं बिजली पे जो हीट वाले उस पर जो हीटर वगैरह पे वो चला के कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब उनको जोरी परेशानी होगी। मगर ये है कि मेंटेनेंस की बात करें, क्योंकि मौसम सर्द हो रहा है अब कराची में, तो यहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हुई मौसम सरमा की, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी ये मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि आपने पीएमटी देखे होंगे, पीएमटी के ऊपर जो है ना कवर लगाते हैं। अब ये इन्होंने प्रोसेस शुरू किया था क्योंकि हर सर्दियों में करते हैं, क्योंकि वो आपको सर्दियों में ये बताते हैं जैसे कि सर्दियों में वायर जो है बहुत सख्त हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब आपकी हीट उसमें आती है, यानी अगर कोई बिजली कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो जब सख्त हुए होते हैं तो ब्रेक हो सकते हैं, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए कवर भी लगाते हैं, बंडल केबल भी लगाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ओपन वायर से जो इलेक्ट्रिक के वो चेंज करके बंडल केबल जिस पे रबड़ का होता है, आपने ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है कि उस इलाके में बिजली चोरी कम हो जाती है। क्योंकि ओपन वायर में तो आप कुंडा लगा सकते हैं लेकिन उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको काट ही नहीं सकते, इतना सख्त है वो, क्योंकि वो हीट से ही वो करके उसके बाद वायर अंदर डालते हैं उसमें। आप उसको काटेंगे तो बहुत कैसे खड़े होकर ऊपर, बहुत आसान नहीं है। और यहाँ पे अमूमी तौर पे क्या करते हैं, देखा होगा आपने, वो जाते हैं हुक लगा के वो कुंडे में उसमें लगा देते हैं और बिजली आने लगती है। मगर इस वक्त जो हमारी ये कुंडा जो है, हम सबको, आपको, मुझे, जो इलाके में जो बिल पे कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाता है। कुंडा सिस्टम किस हद तक बेहतर हो गया अब कराची? जब से निगरान सेटअप हुआ है तो हमने पहली दफ़ा देखा इतनी तेज़ी से जो है जो बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन हुआ, क्योंकि हमारा जो थेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा PMT है, उस पर 100 घर हैं, 100 घर में से अगर 10 घर चोरी कर रहे हैं तो बाकी 90 घर पता है आपको वो बिल पे करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि एक जो PMT पे जो मीटर लगा हुआ है उसमें अगर 1000 यूनिट उठे हैं और बाकी जो है वो हमने दे दिया कि 800 यूनिट का हम लोगों ने बिल दे दिया, 200 यूनिट पे वो डिवाइड होते हैं सब पे। ये सरचार्ज में होता है। मीटर का बिल मतलब बिजली का बिल अगर आप पढ़ेंगे तो आप परेशान हुए, सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या होता है, तो ये वो होता है कि जो आपके लाइन लॉसेस हैं, जो आसपास के उस PMT पे लॉसेस हैं, वो आपके ऊपर चार्जेस सरचार्ज की मद में लग जाता है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं भी नहीं होता है, ये हमारे जैसे एशियन ममालिक है वहाँ बिजली क्योंकि महंगी होती है, जितनी महंगी करेंगे बिजली चोरी होगी। बाकी आप बाहर जाके देखें तो वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ एक प्रोसेस है, वहाँ बिजली चोरी करना तो जुर्म है। मतलब आपको सीधा वहाँ पर भी शायद बिजली की जो कीमतें बहुत ज़्यादा हों, LPG लोग इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया हुआ। एंड देन अगेन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि जो रूल पास हो गया है उस पर सज़ा का कानून है, जजा है। ये चीज़ें जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तब तक आप अपने मुल्क में सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकते। सिंध पुलिस की अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो उन्होंने भाई फ्यूल का जो ट्रैकर सिस्टम लगाया गया जिसको देखने कि कितना कंजम्पशन होगा अशरफ साहब, उसमें ही इंकिशाफ हुआ है कि जो है वो अरबों करोड़ों रुपए का पेट्रोल चोरी हो रहा है पुलिस में। और हमने कुछ दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, उसमें नंबर 1 इदारा जो है करप्शन का वो पुलिस ही है। तो ऐसे कैसे जना मुल्क चलेगा? जो हम बातें कर रहे हैं कि आप बिजली चोरी करना लोग छोड़ दें, हमारे तो अपने इदारे लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने इन्फोर्स कराना उनका ये हाल है। अब इस पे जो हम देखें, जो सिस्टम आपको याद होगा एयरपोर्ट पे एक आपने सिस्टम लाए जो ट्रैक करने के लिए था
कि कोई मुलजिम अगर बाहर जा रहा है उसको ट्रैक करके पकड़ लें। अब उसको ट्रेनिंग नहीं दी, वो सिस्टम नहीं चल रहा है। उसी तरीके से ये है, अब ये ट्रेनिंग नहीं दी होगी यकीनन, उसने कहा चलो भाई इधर से, अब इधर से पर्ची, तो हमारे जो पर्ची सिस्टम है वो सबसे बड़ा मसला है। अब हम जाके बोलते हैं, आपको पता है ट्रेड एसोसिएशन जो है हमारी सारी, वो शिकायत करते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम। अभी आपने देखा होगा एक ताजिर को मतलब कि कत्ल कर दिया सिर्फ स्ट्रीट क्राइम। का भी जो वाक़या पेश आया ना, अब उसमें क्या होता है कि वो जाके जब शिकायत करते हैं तो वो मांगते हैं कि भाई क्या, तो कह रहे हैं सर, कह रहे हैं नफरी दो भाई, इलाके में घुमाओ। वो कहते हैं सर पेट्रोल, वो ये डीजल नहीं है, एक कोटा मिलता है रोज़ का इतना, फिर वो उनसे पैसे। हम जहाँ पे भी गए, मैं आपको कैटेगोरिकली मैं यहाँ पे आपको बैठ के ऑन एयर बोल रहा हूँ, 7 इंडस्ट्री जोन में कहीं भी जाते हैं, कोरंगी में जाएँ, साइड में जाएँ, साइड सुपर हाईवे पे जाएँ, जब पुलिस वाले कोई काम आते हैं वो आगे बोलते हैं भाई आप लोग तो कमाते हैं, हमारे पास तो इतना वो नहीं है, तो आप हमें फ्यूल दे दें तो हम आपको पुलिस नज़र आएगी। मतलब ये किस दुनिया में होता होगा? पुलिस किस लिए? पुलिस है मुझे, हम सबको सिक्योरिटी देने के लिए। मगर यहाँ उल्टा है, यहाँ वो उनके साथ मिलके जो खबरें आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक है कि मतलब डकैती में ये लोग मिले हुए हैं। रात को जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वो ऐसी जगह पे खड़े हुए होते हैं कि उनको रोकते हैं, उनको पता है आगे जाके लूटेगा ये। मतलब कहाँ पे ऐसा होता है यार? आप कोई सिस्टम ठीक करें, इदारा है, महकमा है, उसको बताएं कि भाई आप पुलिस वाले हो। मैं अगर निकल रहा हूँ फैमिली के साथ और मैं पुलिस वाले को देखूँ, बोलूँ नहीं भाई सिक्योरिटी है, पुलिस वाले खड़े में, यहाँ तो मैं उल्टा पुलिस वाले को देख के डरूंगा जो खबरें आ रही हैं। मतलब मेरे घर में घुस के डकैती मार रहे हो आप, डीएसपी लेवल का बंदा, और उसको आपसे मअतल कर रहे हो, फिर वापस आ जाएंगे। आप यकीन करें, आज तक जितना भी मैंने मतलब कि 2007 से इस फील्ड में हूँ, जब ऐसी खबरें आई हैं, इवन कि मेरे साथ कुछ हुआ, उसके बाद उसको मअतल हुआ क्योंकि हम मीडिया में थे, ऊपर तक हम गए, हमने बोला कि भाई ये हुआ था, तो उसको सस्पेंड हुआ, मतलब उसको निकालते नहीं है, वो गुनाह कबीरा है। अगर वो करप्शन कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती मार रहा है, तो उसको निकालेंगे नहीं भाई, बेटी भाई। तो वो उसको सेव करेंगे कि वो यार आप उसको देखें, हमारा नाम बदनाम होगा। वो भाई मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है यहाँ पे। आप नहीं, आप एक को मिसाल बना दें, अगले सारे खुद ही सही हो जाएंगे। वो मैंने एक इंटरव्यू किया था, हम लोग को शौक है, जैसे आप भी करती रही इंटरव्यू, तो शुएब शडल साहब का किया था। उन्होंने एक जुमला बोला, मैंने उनसे बोला क्या कराची हालात ठीक नहीं हो सकते हैं? ये मुझे देख के, क्योंकि वो पीएचडी हैं क्रिमिनोलॉजी में, उन्होंने मुझे यूँ देखा और ऊपर से नीचे देखा, तो कह रहे हैं आप चाहते हो कि सही हो? मैंने कौन नहीं चाहेगा। तो कह रहे हैं सिर्फ आप पावर दिला दें, यही पुलिस सब ठीक कर देगी। कह रहे हैं पुलिस को सब पता है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कैटेगोरिकली कहा था, पुलिस को सब पता है कौन सा क्रिमिनल कहाँ है, कौन क्या क्या करता है, ये पुलिस को पावर दें। इसमें अच्छे पुलिस वाले भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सब पुलिस ख़राब है, ऐसे पुलिस वाले हैं आप इनको दें, जैसे चौधरी असलम साहब थे, फिर आपके और भी बहुत सारे हैं, राजा उमर खिताब हैं। मतलब जब वो होता है पहले ऑप्शन में वो पहुंचते हैं, ये नहीं देखते हैं वो कहाँ पर हैं, कोई भी होता है पहले वो अटैक करने के लिए पहुंचते हैं, भाई क्या हुआ आप क्या देखें, लेकिन इस मुल्क में उन लोगों के साथ होता क्या है यहाँ पे, मतलब वही है ना सिस्टम दिया जाता, कोई करना चाहे तो। उन्होंने ये कहा था कि जो आपके क्रिमिनल्स हैं ना, 100 क्रिमिनल्स को पावर दिलाएं, तमाम ताजिर और ये सब हमें पावर दिलाएं, 100 क्रिमिनल्स को आप एट ए स्पॉट मारें, 101 वाला ना गन उठाना भूल जाएगा। ये उन्होंने मुझे, और मैंने ये इंटरव्यू चलाया था, उन्होंने मुझे बोला तुम नहीं चलाओगे, चलाया था, उस वक्त हालात ऐसे थे। और उसके बाद जो है फिर कराची, आपको कराची ऑपरेशन नज़र आया था, ये कराची ऑपरेशन से पहले का इंटरव्यू है। उसके बाद जब हुआ, पावर मिली, तमाम एजेंसी आई, तो कराची के हालात कैसे बदले। इवन के हम लोग निकलते थे, मेरी बहनें ये सब फ़ोन करती थी, क्या हुआ, कहाँ पहुँचे, कब आ रहे हो, आपको याद होगा परेशानी कराची में क्या हालात थे। कराची ऑपरेशन के बाद माहौल तब्दील हुआ, तो ये ऑपरेशन पूरे हर वक्त चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और आप ये देखें ना कि आप मिसालें बना देंगे ना, तो आप और उनको कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को, तो ये आपके हालात खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो कौन जवाब दे। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी अहम खबर यह है कि 1500 पॉइंट्स की कमी इस वक्त देखी जा रही है, और स्टॉक मार्केट हमने देखा था कि पिछले दिनों भी खासी जो है ना उसमें गिरावट का शिकार रही है। अभी क्या अपडेट्स आ रही है शाह साहब? अगर देखें अभी कारोबार के दौरान, क्योंकि जो पीर है वो 25 दिसंबर थी, आम तातील थी, उसके बाद आज मार्केट खुली है, वो शदीद मंदी देखी जा रही है। पहला सेशन भी नहीं ख़त्म हुआ है 12 बजे तक का, और 1500 पॉइंट की कमी हो गई, और 100 इंडेक्स जो है 60,210 की सतह तक गिर गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था मजमूई तौर पर 4,600 पॉइंट कमी हुई थी, अब ये 1500 पॉइंट होगी, तो तकरीबन हम देखें जो पिछले 5 कारोबारी रोज़ और आज का मिला के, यानी 6 कारोबारी रोज़ में अब तक जो है 6,000 पॉइंट की मंदी हो चुकी है।
और मार्केट में क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? देखें, एक तो गैर मुल्की सरमाकार देखें कोई इतनी तेज़ी से जो मार्केट गई थी नॉन स्टॉप, हमने देखा 2 महीने तक मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी। वजूहत क्या थी? पहली वजूहत ये थी कि जो निगरान सेटअप ने आके जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया, रुपी डॉलर को जो रोका उन्होंने कंट्रोल किया और क्रैकडाउन तेज़ी से हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने रिस्पांस दिया था। और बाकी कुछ जो कंपनीज़ के रिज़ल्ट जो आ रहे थे, जिसमें हम ऑयल एंड गैस की जो नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, फिर आपने सुना कि नए सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है कि पेट्रोल डिवीज़न में, तो वहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी। लेकिन उसके सेकंड सिनेरियो में देखें, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, तो उसका डाउनफॉल चल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है। साथ में प्रॉफिट टेकिंग और मार्केट 6000 पॉइंट समझ लें 7 कारोबारी रोज़ में गिर गई है। अब कंसर्न ये है कि मार्केट में सब परेशान हुए हैं। और यहाँ पे ये देखूँ कि जो इस वक्त जो आ रही है कि आज जो मार्केट आगाज़ हुआ था 61,663 के बुलंद सतह है और लो मार दिया 60,180। तो मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन में देखें तो सेलिंग प्रेशर है और लोग जो हैं, चाहे गैर मुल्की सरमायाकार हो या मुकामी सरमायाकार हो, फरोख्त करता हुआ नज़र आ रहा है, कंसर्न शो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं देखा जाए 60,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट जो है अगर आप देखें तो 6,000 पॉइंट है तो 67,000 से गिरती हुई आ रही है। 67,000 से गिर के 60,000 है और 60,000 का आज का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और 60,000 से नीचे बंद होती है, फिर नीचे की आपकी, क्योंकि ये वो हाई लेवल है यहाँ पे मार्केट ने कभी ट्रेड नहीं किया था। तो आप देखिए ना, बॉल हम फेंकते हैं तो बॉल गई, एक दफ़ा गई ऊपर आ गई नीचे, अभी ये बॉल गई थी अब वापस आ रही है, अब नीचे आके बाउंस कहाँ से करेगी ये मार्केट को नहीं पता है, क्योंकि मार्केट ने बहुत तेज़ी से गई थी। मार्केट समझ लें कि 22-24 हज़ार पॉइंट गई है। अब 22-24 हज़ार पॉइंट में रोज़ नया हाई बना रही थी, याद होगा आपको, मतलब 2 महीने से रोज़ नया हाई। अब मार्केट जो है 6 कारोबारी सेशन में 6,000 पॉइंट गिर गई है। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार जो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बाहर से लोग आ रहे थे, यहाँ के सरमायाकार खरीद रहे थे, अब वो बेच रहे हैं। जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट में जो तेज़ी से शेयर्स की कीमत गिरती है और मार्केट में जो छोटा सरमायाकार होता है उसको नुकसान भी बहुत हो रहा होता है, क्योंकि बड़ा सरमायाकार तो नीचे से खरीदता हुआ आ रहा होता है एवरेज। किसी ने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने 55,000 पे ख़रीदा था, फिर 60,000 पे ख़रीदा, फिर 62-63 ऐसी करते हुए ऊपर गया, उसे अब सेलिंग कर रहा है तेज़ी से। अब वो क्या होता है कि मुनाफा निकाल रहा है। जो इसमें छोटा सरमायाकार होता है जो अपने शेयर्स को होल्ड कर लेता है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो आज मार्केट की बहुत अहम क्लोजिंग होगी, क्योंकि अगर हम देखें मंडे छुट्टी थी, ट्यूसडे आज पहला दिन है और मार्केट अब तक 1,500 पॉइंट गिर गई है और 60,000 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देती है तो माहिरीन की जो अभी रिपोर्ट आ रही है तो मार्केट और फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगी। ये तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अभी आगे इलेक्शंस भी हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पर ये भी डिस्कस करनी है अशरफ साहब के K4 प्रोजेक्ट का बात कर लेते हैं। कल हमने देखा कि जो है चेयरमैन वापडा, उन्होंने कहा है कि कराची के मंसूबे के लिए अहम फ़ंड्स की अशद ज़रूरत है और ग्रेटर और कराची वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसका दौरा कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ही हमें अक्टूबर 2024 तक तो स्केजुअल है, 40% काम भी मुकम्मल हो चुका है, अब मज़ीद काम होने के लिए मज़ीद फ़ंड्स दरकार हैं। अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो 126 अरब रुपए का जो है ना उसका बजट है, जिसमें से अभी तक 40 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगा 2024 तक? मैंने यहाँ से तकरीबन 4 साल पहले इसकी रिपोर्ट बनाई थी और लास्ट जो चैनल था वहाँ पे, और मैंने जाके इसको दिखाया था कि ये पिपली से करता हुआ जो आपका M9 मतलब मोटरवे जो हमारा बना हुआ है, तो वहाँ क्रॉस करके ये K4 मंसूबा आ गया है। अब यहाँ से आपको पिपली तक जाके जो कलेक्ट करना है, जहाँ से कराची को पानी आता है, वहाँ पे ज़मीनें खरीदनी वो खरीदनी। मैंने वो, आप यकीन करें, 4 साल पहले वहाँ पे जो क्लोजिंग दी थी, कहा था अगले 4 साल ये बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब हम 4 साल बाद फिर वही खबर देख रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट का जो मंसूबा 124 अरब से भी ऊपर चला गया। ये हमने दिए, ये तो 124 अरब कम बता रहे हैं, ये चला गया है वहाँ से 155 अरब रुपए पे, जो मैंने रिपोर्ट किया। अभी तक अनकम्प्लीट है और अनकम्प्लीट है। आपको ज़मीन खरीदारी करनी है क्योंकि आपकी चीज़ें महंगी हो गई हैं, सरिया हो गया। आपको कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आपको डेड एंड पता होना चाहिए कब कंप्लीट करना है। आपको ये बताओ, ग्रेटर पता तो होता है लेकिन करते नहीं ना काम उस हवाले से। मंसूबा आपका सूबे का था, कराची के लिए था, उसे वफाक कर डाला 50-50%। जब ये शुरू हुआ था तो 23 अरब रुपए का था, 23 अरब रुपए का मंसूबा शुरू हुआ था, उसमें सब प्लानिंग दी होगी ना। अब उसके बाद इन्होंने कि भाई यहाँ पे मोटरें चलेंगी तो पावर जनरेटर लगेंगे या पावर प्लांट लगाना है, क्या करना है, मतलब अजीब, मतलब पहले कैसे डिज़ाइन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, कराची को 1 करोड़ 10 लाख गैलन यौमिया पानी चाहिए, 55 करोड़ गैलन आप दे रहे हैं, 50% पानी शॉर्टफॉल है। और वो 50% शॉर्टफॉल कैसे पूरा होता है आपको पता है, यहाँ माफिया
तमाम पानी बेचते हैं। आप डिफेंस क्लिफ्टन तो छोड़ें, मगर आप जब जाएंगे ना डिफेंस क्लिफ्टन वालों के पास पैसे हैं भाई, वो डलवा सकते हैं, 10,000 रुपये का भी टैंकर डलवा सकते हैं। लेकिन आप औरंगी कोरंगी लांडी जाएंगे ना, अब यकीन करें पूरा गली जो है ना वो जाके टैंकर खरीदता है और वो जाके 300-300 रुपये 400 रुपये देना उनके लिए महाल है। और 300-400 रुपये में कोई वो बड़ी बड़ी टैंकियाँ नहीं भर जाती हैं, कूलर और ये सब भरते हैं। हमारे आप पूछें हमारे कैमरामैनों से, वो जिन इलाकों में रहते हैं उनके क्या मसाइल हैं। और आप यहाँ पे पानी का नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे आप देखें वाटर बोर्ड का चेयरमैन आ रहा है, सब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मतलब कब शुरू हुआ था यार, आपने बजट में कब डाला था? K4 मंसूबा अगर आएगा, ये मुकम्मल होगा, उसके बाद कराची को जो शॉर्टफॉल है, तो मतलब ऐसा पानी का प्रेशर होगा, यकीन करें आपको जो पंप जो चलाते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप ये जो मंसूबा शुरू किया प्लान, तो 64 करोड़ गैलन पानी का था। यानी जो आपकी डिमांड है उससे भी ज़्यादा पानी हुआ, तो क्या करेंगे? अभी भी अक्टूबर 2024 की डेडलाइन तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतने अरसे में और फिर वही होगा, लागत बढ़ जाएगी, सरिया महंगा हो जाएगा, सीमेंट महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, मोटर्स महंगा हो जाएंगी, इक्विपमेंट महंगा हो जाएगा, फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वो मतलब कि आपको अगर करना था तो देखिए, इसको इन्होंने FW को दिया, फिर आपने इनको दे दिया। अब वो जो आप जाके टनल देखेंगी वहाँ पे मैंने देखा बड़े बड़े डंपर अंदर चल रहे हैं, इतना बड़ा पानी का वो टनल लेकर आ रहे हैं, और वो एक था लॉन्ग टर्म। अब वो जो प्रोजेक्ट होता है, आप एक दफ़ा एक को देखें, ये थोड़ी होता है कि एक आधा लेकर आए, किसी और ने बनाया, आधा कोई और बनाएगा, तीसरा कोई और। मतलब आप एक फाइनल ट्रीटी करते हैं, एग्रीमेंट, ये शुरू करेगा और यही ख़त्म करेगा। अब कराची का सबसे बड़ा मंसूबा था ये, तो अब आप सोचें कि 2 गवर्नमेंट चली गई, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। वैसे ही है, बस क्या करें, मंसूबे भी रह जाते हैं हमारे यहाँ, और ये जो सिस्टम है उसी की जो है ना ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। अगर फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो हमारे यहाँ उसमें भी देख रहे हैं कि खासा जो है ना बड़ी तादाद में वहाँ पर गाड़ियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन सोहराबगोड फायर स्टेशन पर अगर आप जाएंगे अशरफ साहब, तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ जो है गाड़ियाँ ग्राउंड हुई हैं क्योंकि ख़राब हैं एक अरसे से। और कई गाड़ियाँ अभी आप देखें शहर में मुख्तलिफ वाक़यात हुए पिछले दिनों, कल हमने बताया 4 जगहों पर आग लगने के वाक़यात हुए, आज अलग सुबह जो है सदर में आग लगी और अतराफ़ की जो मार्केट्स हैं उनको भी उसने लपेट में लिया, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये जो तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ग्राउंड होना, पता है ये सीज़न ऐसा है, ड्राई वेदर होता है, इसमें आग लगने के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो आप देखें सोहराबगोड का जो फायर स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है वहाँ पर गाड़ियाँ ग्राउंड है। देखें, सबसे वही वजह यहाँ पे देखें कि जब हम जाते हैं जो फायर कवर करने, तो फायर ब्रिगेड जब आती है तो अब यकीन करें इतना अफसोस होता है कि वो पाइप लेकर आता है ना, पाइप में सुराख होते हैं, मतलब अब वो प्रेशर मार रहा है, कीमती जानें ऊपर फंसी हुई हैं, आप पानी मारें पाइप में से, वो कहने प्रेशर नहीं है, आप उसका एक सिस्टम होता है। आप देखेंगे ना जब वो फायर ब्रिगेड मैंने किया था, जब अभी लास्ट टाइम नई फायर ब्रिगेड आई थी, तो उसमें प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े कवर हैं, तो मैंने उससे पूछा कि क्या है ये, तो उसने कहा जो हमारे पाइप है उसमें रोल करके उसमें रखते हैं ताकि डैमेज नहीं हो, क्योंकि फायर ब्रिगेड खड़ी रहती है। अब जैसे खुदा ना खास्ता मतलब ये देखें ना किस हालों में खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर जो है वो शराब नोशी के जो करने वाले हैं वो आ जाते हैं इन गाड़ियों में आगे पीछे। ये फायर स्टेशन का हाल तो आप देखें कितना जो है वो बंजर है। अब वो देखें ना कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, और ये वो कब्रिस्तान है ये, मतलब ये कोई सस्ती नहीं है, ये फायर ब्रिगेड की महंगी तरीन आपने इंपोर्ट की है, क्योंकि यहाँ तो बनती नहीं है। और गाड़ियों की हालत देखें आप, कब्रिस्तान जाके खड़ा, अब होता ही है। 2 लेन्स में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर यही आ जाएं स्टेशन पर, फायर स्टेशन पर मुख्तलिफ शहरों के, मतलब रमशा इलाकों के, सॉरी देखें, इदारों में इतने लोग भर्ती कर दिए जाते हैं, जब तनख्वाहें नहीं मिलती हैं तो पता क्या होता है। मैंने भी मतलब कि जाके देखें आप, तो वो अपना रोना हर वक्त, तनख्वाह नहीं मिल रही, वो नहीं मिली, वो फिर तनख्वाहें कहाँ से कवर होती हैं, चीज़ें निकलती हैं। मानेंगे तो कोई नहीं, हमें पता है, आपको भी पता है कहाँ से। अब मतलब ये खड़ी हुई गाड़ी से कौन सा सामान ले जाएगा, मतलब ऊपर से चाइना से लोग आएंगे, जापान से आएंगे। आपका ये एसेट है, ये इन्होंने नहीं खरीदी है, ये मैंने और आपकी सैलरी से जो टैक्स जाता है, वो टैक्स जब सिलेक्ट होकर सूबे को आता है और सूबा कलेक्ट करके ये खरीदता है, जो टैक्स के पैसे से आता है। ये हम जो चीज़, अगर हम माचिस भी लेते हैं ना, बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गैस इस्तेमाल कर, उसमें हम टैक्स देते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी देते हैं पर लीटर। वो पैसा जब कलेक्ट होता है वो जाके जाता है और ये चीज़ें आती हैं उससे। ये ऐसे नहीं आती हैं कि मतलब एग्जाम्पल लेते हैं XYZ कोई भी बड़ा, कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने खरीद के नहीं दिया है, इमरान खान ने खरीद के नहीं दिया है,
बिलावल भुट्टो जरदारी ने खरीद के नहीं दिया, ये टैक्स के पैसे हैं, आवाम का टैक्स का पैसा और वक्त पड़ने पर आवाम के उसमें ये आग बुझाने के काम नहीं आता। अभी भी देखें कितने लोगों की जो है ना वो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कितने तवातुर से आग लगने के वाकयात हुए शहर में, कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं। जौहर वाला आपने देखा था, मतलब वो मॉल में, अब यकीन करें अब तो डर लग रहा है मॉल में जाते हुए। सही बात है। मतलब आप कीमती जाने भाई, किसी का बच्चा, किसी का वो एक रिपोर्ट किया हमारे मेराज साहब जो क्राइम हेड है उन्होंने किया था, तो मैंने कहा कैसे कर लिया भाई। वो बताया कि माँ बाप ने बोला, रात की ड्यूटी पे था वो, बच्चे को बोला, ये जौहर वाले उसमें जो लगी थी बिल्डिंग में मॉल में, तो उसने बोला कि ना तुम रुक जाओ, हालात अच्छे नहीं है, सुबह आना। रात को ड्यूटी ख़त्म हुई थी, वो सुबह जब निकला है तो सुबह के चक्कर में अगर वो रात को निकल जाता अब तो मतलब बस जिसकी जब अब वो लिखी हुई थी वो बेचारा, और वो जो हालत वो उन्होंने वीडियो दिखाई थी, मतलब जल के। अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते रह जाओ, वो सो रहे हैं, वो करे आप मतलब पहुंचते हैं, डिस्टेंसेस हैं, फायर लेन्स नहीं है, इमरजेंसी लेन्स नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें एम्बुलेंसेस के लिए कोई सेपरेट लेन्स नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम है। अक्सर रोज़ाना आ रही होती है जब सुबह में, तो कई दफ़ा मैंने देखा है एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं, इतनी तकलीफ हो रही होती है कि इतना रश होता है, ऑफिस आवर्स होते हैं और उसमें एम्बुलेंसेस अगर जा रही हो तो फंस जाती हैं बुरी तरह, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब ख़बरें तो ऐसी होती हैं कि क्या करें, दिल चाहता है, दिल कुड़ता है, लेकिन ख़बरें तो आप तक पहुंचानी है। तालीम एक ऐसा मामला है, हम कहते हैं ना तालीम, सेहत और डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिन सेक्टर्स पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है आवाम को सहूलियात फराहम करना। सस्ती किताबें, सस्ती मतलब फ्री तालीम के लिए आपने गवर्नमेंट स्कूल तो बना दिए, निसाब का भी ऐलान हुआ कि दी जाएंगी, लेकिन जो सिंध टेक्स्ट बुक है उसकी कितना मुश्किल है इसको बोलना एक साथ, टंग ट्विस्टर लग रहा है ना बोर्ड। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो छपाई का काम है वो मुअत्तल हो गया है, और जो नए साल आएगा, नया सेशन आएगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उनको किताबें नहीं मिलेंगी। और ये मैंने देखा कुछ अर्से पहले भी ये पूरा सेम स्टोरी हम कर चुके हैं कि नहीं था, कमी का सामना रहा, सेशन लेट हुआ, बच्चों को किताबें नहीं मिली, ओल्ड बुक्स पे जो है ना वो सेशन स्टार्ट कराएगा। तो क्या मामला है ये भाई? देखिए इसके बैकग्राउंड पे रमशा हम अगर जाएंगे ना, पिछले साल से ये शुरू हुआ है। पिछले साल जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगी तो पेपर भी इंपोर्ट होना मसला हो गया था। इसकी वजह से अब जब पेपर इंपोर्ट नहीं होगा तो बुक्स कैसे होगा। और पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा कानून है ना, हमारा जो बजट पास होता है, ये वहाँ जाके बजट पास करते हैं। तो इनसे तो मेरा एक सवाल है, मैंने तो हमेशा ये पूछा है इनसे, तमाम जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं या फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस है, मैंने कहा आप ये बताएं, आप तालीम देना चाहते हैं, तालीम बेचना चाहते हैं? पहले आप ये बताएं ना। आप अगर एक गरीब मुल्क है ये, हम अमीर लोग मुल्क नहीं है भाई, हम गरीब मुल्क है। हमारी जो 80% आबादी है वो बिल्कुल नीचे है, उसकी ऐसी है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। मुझे ऐसा लगता है शाह साहब कि अगर आप तालीम फ्री कर देंगे, बच्चों को एजुकेट कर देंगे अच्छे तरीके से, तो ये मुल्क तभी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा ना। वो बच्चे कहीं जाएंगे, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, कमाएंगे, इस मुल्क में लाएंगे, तो फिर ही बेहतर होगा। ये अप्रोच नहीं है। आप हैरान होंगी, आप पेपर मंगाएं, एक काम करते हैं, आपने कारोबार शुरू किया, आप पेपर मंगाएं, पेपर मंगा के प्रिंट करें और बुक निकालें। वो आपको इतनी महंगी पड़ेगी कि मत पूछें आप, क्योंकि यहाँ बिजली इस्तेमाल होगी, पेपर इस्तेमाल होगा, उसकी प्रिंटिंग के लिए इलेक्ट्रिक मशीन चलेगी। वही बुक आप इंपोर्ट करेंगे। हमारे इंपोर्ट बुक जो है सस्ती है लोकल बुक से, आप हैरान हो ये हाल है। और पेपर इतना घटिया पेपर आता है उसके बावजूद यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही हमारी कॉस्ट, डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा होने के साथ यहाँ पे कोई सहूलत नहीं हो, टैक्सेस ड्यूटी लगाई हुई है। सिर्फ टैक्सेस ड्यूटी किस पे छूट है? जो कुरान मजीद के जो पेपर आता है ना, उसके ऊपर टैक्सेस ड्यूटी माफ़ है, बाकी एक एक चीज़ पे लगी हुई है। तो ये गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, कोई एरिया तो छोड़ दो। मतलब आपने उसके ऊपर इतने टैक्स लगाए हुए हैं कि 28% है, 18% सेल टैक्स आ गया, 28% टैक्सेस हैं। यानी 100 रुपये की चीज़ है तो 28 रुपये तो टैक्सेस हैं। मैं 100 रुपये पे बता रहा हूँ, 1000 रुपये पे जाएंगी तो आप सोचें ना कितना बताएं क्या हो। एक मोबाइल के कार्ड पे कितने रुपए तो कट जाते हैं गरीब आवाम मतलब आप अगर बुक अगर उसको दे रही हैं, और ये अब ये पेपर देखें, हमारा जो प्रिंट होता है ऑफिस में, तो प्रिंटर से हम लेते हैं, जो खबरों के लिए पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, जैसे आप पढ़ रही हैं। ये पेपर जो पहले कितने का था, अब कितने का? वजूहात ये हैं कि उस पेपर पे इतने टैक्सेस लगा दिए, एक तो डॉलर महंगा हो गया, ऊपर से आपने टैक्स बढ़ा दिए। यार आप मतलब आप जो एक बच्चा गरीब आदमी जा रहा है, आप ये बताएं कि एक क्लास का सेशन का आप कुछ लेने जाए ना, पूरा कोर्स, बुक और किताबें,
8,000 9,000 रुपए की आती है। और ये भी वो जो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट छोटा है, प्राइवेट तो आप छोटा छोड़ ही दें। मैं मतलब प्राइवेट तो वो तो अलग है ना, वो तो उनका नाम लिखा हुआ होता है, वो तो मतलब कि उसके नाम के बगैर तो आप अंदर कॉपी नहीं ले जा एक सकते। सादी बिल्कुल जो वो होती ना, बिल्कुल चिकना वाला जो पेपर होता है, वो वाला पेपर भी नहीं, आप एक सादा बिल्कुल लो क्वालिटी के पेपर की कॉपी भी आज खरीदें तो 300 350 250 रुपए की कॉपी है। मतलब अब ये सवाल किससे होता है? अब मैंने क्या कहा था, जो इलेक्ट हो जाएगी उससे पूछना है ना। आप जाके कर रहे हो एजुकेशन हेल्थ, ये दो इदारे हैं जिसको ठीक करना है। वो कैसे होगा? इस पे जो भारी टैक्सेस हैं, मशीनरी पे टैक्सेस हैं, ये सब है। जब पेपर प्रिंटिंग जो होती है उसको आपको ख़त्म करना होगा ताकि आवाम जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ये प्रोसेस करना होगा। बिल्कुल ऐसे। और तालीम जो है ना, वो लिखा हुआ तो नज़र आता है, तालीम सबका बुनियादी हक है। खुद आ रहा है, इस पर अमल करवाना शुरू कर दें, स्लोगन से बाहर निकल आएँ, अमल पे आ जाएँ। और थैंक यू सो मच साहब। क्या लेकर आए आप मेरे लिए सौगात? अभी ब्रेक में पूछती हूँ मैं आपसे। ब्रेक आ गया, हेडलाइंस बनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा जो मौजू है जिस पर बात होगी, हम देखते हैं सोसाइटी के डिफरेंट इशूज़ जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको सामने लेकर आएँ और बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने आप से स्टार्ट करें। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर ओवरऑल एज सोसाइटी कह लें, एज पर्सनैलिटी कह लें, इंडिविजुअल कह लें, कुछ भी कह लें, हम सबके अंदर से एक जो बर्दाश्त का मादा है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। चाहे हम अपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखें, हम ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड्स अगर हमें रोक दिया जाए तो हमें वो बहुत इंतहाई नागवार गुजर रहा होता है। हम इस चीज़ को भी खातर में नहीं लेकर आते कि ये जो 30 सेकंड अगर आप रुकेंगे तो ये ज़िंदगी के आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन 30 सेकंड्स पर ना रुकने की और गफलत की वजह से आप अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो जान की बाजी हार सकते हैं, आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, आप माजूर हो सकते हैं, बहुत बुरे बुरे लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन क्या कि बस बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। इसी तरह हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर देख रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जब सब्र और बर्दाश्त नहीं करते तो जो मामलात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो हमारे घर में हो, बहन भाइयों के साथ हों, माँ बाप के साथ हों, ससुराली रिश्ते हों, तो जब तक आप उसमें सब्र और बर्दाश्त नहीं रखेंगे, मियाँ और बीवी हों, बच्चे हों इनफैक्ट आपके अपने, तो जब तक आप थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो चीज़ें वर्सन होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, बर्दाश्त को आप एक सर्टेन लेवल तक कैसे लेकर आ सकते हैं, और फिर बर्दाश्त, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, इन तमाम चीज़ों में फ़र्क क्या है, बॉर्डर लाइन क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इमरान यूसुफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेंटल एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं इमरान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साथ साथ हमारे साथ महाम अजहर भी मौजूद हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो महाम। थैंक यू सो मच। तो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जावेद इकबाल साहब भी होंगे। तो गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ यहीं से कर लेते हैं इमरान भाई कि हम पहले भी इस बारे में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो बर्दाश्त का मादा है वो लोगों के अंदर से बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। जैसे भी मैंने कुछ चीज़ें सामने भी रखी, ये प्रैक्टिस क्यों कम हो रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, कुछ जैसे निशानी आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताई थी ट्रैफिक के हवाले से कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, लेकिन ये कौन समझाए। इसी तरह आपने रिश्तों की बात की। आज मैं अभी गाड़ी में अखबार पढ़ता हुआ आ रहा था, 450% रेट बढ़ा है खुला फाइल करने वालों का सिर्फ लाहौर में, उनका जिन्होंने मोहब्बत की शादी, बताएं, मोहब्बत की शादी। और पिछले साल का जो रजिस्टर अभी तक केस है, 1.5 लाख केसेस रजिस्टर किए हैं, ये रजिस्टर हुए हैं। तो अब ये तो वो था ना कि मोहब्बत की शादी का तो मतलब है शायद कुछ सोचा समझा होगा, ऐसा ही मिले भी होंगे, आपस में जानते भी होंगे, हो सकता है घर वालों से लड़े भी होंगे इस बात के ऊपर कि रिश्ता हो जाए, और फिर उसके बाद 500% की स्पीड से वापसी चाहिए। ऐसा ही है। तो ये रवैये शो करते हैं कि अब जो अदब बर्दाश्त का जो इंडेक्स है वो कहाँ पे है। जो लोग अपने लिए जिएंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दो तरीके का माइंड सेट है ना, मैं अपने लिए जीता हूँ या मैं दूसरों के लिए जीता हूँ। तो अगर मुझे दूसरों के लिए जीना है तो फिर तो बर्दाश्त होगी, लेकिन ये जो पूरे एक लहर है जहाँ पे सेल्फ इंडिविजुअलिटी सिखाई जा रही है, सिर्फ अपने लिए सोचना है और किसी के लिए नहीं सोचना, मुझे मिल जाए जैसे भी मिल जाए, जायज़ हो ना जायज़ हो, गलत हो सही हो, तो ये सोच हमारी परवान चढ़ रही है, बाकायदा जेनेटिक्स तक हद तक पहुंच चुकी है। नई नस्ल भी आने वाली, बच्चा छीन लेता है फ़ौरन, आप देखिए ऐसा ही है। बच्चे को आप नहीं बिठा सकते कि भाई ना लो, उसको जो दिल चाहता है वो छीन लेता है। और जानवर और इंसान को यही चीज़ मुमताज़ करती है कि हमारे पर कानून लागू होता है, अखलाकियात का कानून लागू होता है। तो जब हम खुद अपने रवैयों से ये शो करेंगे कि हमें मिलना चाहिए,
चाहे वो रास्ता हमारा हो या ना हो, लेकिन हमें मिलना चाहिए। यानी ये वो जिबलत है जिसके अंदर इंसान को ये ख्वाहिश होती है, हैवानी ख्वाहिश होती है कि मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। मुझ पर कोई कानून लागू नहीं होता, मुझे अभी चाहिए। हम अपनी साइकोलॉजी में इसको ईगो सुपर ईगो से भी कहते हैं, हम दीन के अंदर इसको नफ्स अमारा से भी कहते हैं। जो चाहिए अभी चाहिए, मेरा हो या ना हो। हाँ, क्या वजह है इसकी कि इतना जो है ना वो टेम्परामेंट इतना कम होता जा रहा है लोगों के अंदर? जैसे अभी इमरान भाई भी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या ये तरबियत का मसला होता है या किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से ये इस तरह के सिनेरियोस पैदा हो रहे हैं? वही बात है, इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स की इंगेजमेंट आ रही है। क्योंकि न्यूरोबायोलॉजी जैसे जेनेटिक्स का एक रोल आ गया, सोशल फैक्टर्स हो गए, फिर हमारे अपने इंट्रा लेवल पे भी हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी शेपिंग में एक रोल प्ले करते हैं। हमें बचपन से इमोशंस को रेगुलेट हेल्दी वे में करना सिखाया नहीं जा रहा होता। बच्चा रो रहा है, उसको फ़ौरन से चुप कर चीज़ दे के फ़ौरन से चुप करवा दिया, ये नहीं देखा कि क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रिगर कर रही है। तो वो जो सारे कंपोनेंट्स, जैसे आपने ट्रैफिक एग्जांपल दी, रिलेशनशिप्स की, थोड़ी सी बात पे लड़ाई हो गई, सुसाइड अटैम्प्ट्स क्यों हो रही थी बीच में, बिकॉज देयर वाज अ रीज़न, क्योंकि हमारा जो विंडो ऑफ टॉलरेंस का जो एक कंपोनेंट है उसमें अराउजल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें कितना किस हद तक किसी चीज़ को टॉलरेट करना है। वो फिर जब नहीं टॉलरेट हो रहा तो वो फिर हाइपर अराउजल की तरफ चला जाता है, एज ए लाइक एंगर आउटबर्स्ट, चिड़चिड़ापन, फिर गुस्सा आना, लोगों से बात नहीं करना सही से, हाई एनर्जी चैनल्स। तो उन सारी चीज़ों का बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जब हम किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं, ईच एंड एवरी स्टेज गोज थ्रू सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब वो जो रिक्वायरमेंट, जैसे सर ने बात की कि अभी चीज़ चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वो तो बचपन से हमारे अंदर इतनी इंग्रोस्ड हुई हुई है कि हम उसके बाहर तो कोई चीज़ देख नहीं रहे। इवन अगर हम अपनी भी बात करते हैं, हमें भी कभी कभी चीज़ें चाहिए होती कि बस अभी भी सेट हो जाए, खाना लिया फ़ौरन से, घर पहुँचे, आराम करना है, रूटीन सेट नहीं है, तो वो सारी चीज़ों के इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये जो बर्दाश्त का मादा है इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाता है? ये हमारे एक बड़े बेसिक सी चीज़ है जिसको कहते हैं तुम्हारे अंदर तो बर्दाश्त का मादा ही नहीं। अरे भाई, ये मादा पैदा कैसे होता है? इसकी ट्रेनिंग क्या है? मेडिटेशन के थ्रू होगा? अब जैसे आपने कहा जेनेटिकली, अब तो हमारे अंदर ये चीज़ आ गई कि हाँ बच्चा भी लेके भाग जाएगा, तो किस तरह से होगा ये? अपने अंदर कोई प्रैक्टिस करना पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या है इमरान भाई? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को तरबियत देनी है कि हम पॉज स्टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉज की बात कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन आपसे थोड़ा दूर हो जाए, आप घबराहट की हालत आप जो है वो देखें कि क्या होती है। सही है। 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम है एडल्ट्स का, 6 से 7 घंटे पर डे। पता। तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर 8 घंटे तो उसकी नींद हो गई है, ठीक है, 8 घंटे वो फ़ोन पे लगाना चाह रहा है, बाकी 8 घंटे में उसको सब कुछ करना है। ऐसा ही है ना, काम भी करना है, पालना भी है, खाना भी खाना है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो वो खाना भी इसी तरह, जैसे आप देख ही रहे होते हैं शादी का जब खाना खुलता है, खाना तो नहीं खुलता, लोग खुलते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, शादी में जाना है आज इमरान भाई, आप पहले ही कह चुके। मेरे में तो रोज़ 4 कम से कम कार्ड होते हैं शादी के, और वो आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है। इसी तरह एक अच्छा भला इंसान, बड़ा सुलझा हुआ इंसान, बहुत अच्छी बात करता हुआ इंसान, आप उसके साथ ऑफिस में बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि हम बड़े मुतासिर हैं उसकी शख्सियत से, और अगर आप दोनों साथ सवारी में बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी चला रहा हो, फिर आप थोड़ी देर में देखें कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो वही वाला बंदा है, एकदम पैनिक, एकदम इस तरह जो है वो होश के ऊपर आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने पॉज लेना छोड़ दिया, यानी हमें ना ठहराव चाहिए, हर चीज़ का एक ठहराव चाहिए। तो वो ठहराव वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मेरी बेटी ने कहा कि जो हमारा फूड है उसको हमने इंस्टेंट बनाना शुरू कर दिया ना। हाँ। अब आपको पता 6 महीने में मुर्गी तैयार होती थी, आपको 6 दिन में चाहिए। सही बात। ऐसे ही है, तो वो 2 मिनट में नूडल्स बन गए, 2 मिनट में बर्गर बन गया, है ना, हर चीज़। माइक्रोवेव की जो है वो कहानी आ गई, फ्रोज़न फ्रीज़र की कहानी आ गई, तो वो हर चीज़, पाउडर से फल बना दो, जेनेटिकली मॉडिफाई करके आप अपने केमिकल से अपनी खुराक बना लो। तो जब आप इस तरह की चीज़ें अपने अंदर डालेंगे, हाई हार्मोन फूड्स आप उसके अंदर जो है वो डाल दें, हाई एनर्जी फूड आप उसके अंदर जो है वो डाल दें, तो जब भी आर्टिफिशियल जिस्म तो वही है ना, तो आप उस जिस्म के अंदर अगर आप इस तरह के बूस्टर्स डालेंगे तो वो जिस्म वक्त से पहले जो है वो बालिग हो रहा है,
और सही वो बात उसको कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। और बच्चे आप देखें ना, जनरल प्रॉब्लम है, बच्चे हाइपर है जी, बच्चे हाइपर है। बच्चे कहाँ से हाइपर, हम आपस में भी चीख चीख के बात करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा साउंड रेशियो इतना हाई है कि मतलब वन ऑफ द वर्स्ट इन द कंट्री जो है वो कंट्रीज़ में हम हैं, और हमारे सिटीज़ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे कान की एक लिमिट है ना कि इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए इसको। लेकिन बगैर साइलेंसर का रक्षा सारा दिन चलेगा। सही बात है। जनरेटर घर में आधा से ज़्यादा दिन तो वो जनरेटर जो है चलेगा तो वो क्या चल हाल रहा होगा, है, नहीं? तो इसीलिए अब कितना हर लोग चीज़ एग्जॉस्ट कर देते हैं अब ये आप लोग। देखें, लोग जैसे अगर कोई चीज़ रखते भी हैं, अच्छा उनको नोटिस भी नहीं होगा कि वो एक बहुत ज़ोर की कोई चीज़ रखते हैं, पटक के हम चीज़ जो है वो रखते हैं। हमें नहीं आइडिया होता कि शायद हमने शायद ज़ोर की कोई चीज़ जो है वो रखी है। तो फूड वक्त से पहले बालिग करता है, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आज हम बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त के ऊपर। तो यही बात है कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो बर्दाश्त है, या हम इंडिविजुअल बात करें, लोगों की बात करें, तो क्यों इतनी ख़त्म होती जा रही है? वेलकम टू सिटी एट 10 जावेद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी हमारा जो इनफरादी रवैया है वो हमारे इज्तमाही रवैये से जन्म लेता है। तो जब इज्तमाही तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक तरबियत का फुकदान होगा, और ना घरों में तरबियत होगी, ना इदारों में तरबियत होगी, और ना हमें रोल मॉडल मिलेंगे जो कि बर्दाश्त वाले हों। मसलन अभी आपका प्रोग्राम ही शाम को जब ये टीवी पे चल रहा होगा, जिसमें हमारे रोल मॉडल, वो लोग जो उस मुल्क को चला रहे हैं, वो जब बैठेंगे और बैठ के गुफ्तगू करेंगे और नौजवान उनको देख रहे होंगे, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी बर्दाश्त है। और एक ट्वीट के ऊपर और एक बयान के ऊपर वो एक दूसरे के साथ बाकायदा गालम गलोच कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने तक आ जाते हैं। अगर कभी आप असेंबली के इजलास की लाइव कवरेज दिखाएं, तो क्या हम आपको नौजवानों को दिखा सकते हैं कि जब मुहज़्ज़ब लोग जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, आइए हम आपको उसकी डेमोस्ट्रेशन देते हैं, ताकि उनको देखकर आप सीख सकें कि मुहज़्ज़ब लोग कैसे गुफ्तगू करते हैं। तो इसलिए हम एक इंडिविजुअली लोगों को जब ब्लेम करते हैं ना, कि जिसको मोटरसाइकिल उसका किसी और मोटरसाइकिल पे लगा और उसने चीखना शुरू कर दिया, तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, पूरे मुआशरे के अंदर एक तरबियत का फुकदान है, जिसकी वजह से एक जो पूरा इज्तमाही शऊर है वो अदम बर्दाश्त का इज्तमाही शऊर है। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे रिश्तों के अंदर भी जो है ना माहम, हम देख रहे हैं कि टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिससे घरेलू मामला भी मुतासर होते हैं, फ्रेंडशिप्स मुतासर हो जाती हैं, साल पुरानी दोस्तियां लोगों की ख़त्म हो जाती हैं छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर। मियाँ बीवी का रिश्ता कितना क्लोज है, जैसे इमरान भाई ने बहुत स्टार्ट में अभी बोला कि खुला का रेट आप उठा कर देखें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये क्या चीज़ मांग रहे होते हैं, और इसमें बर्दाश्त का जो फैक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप वक्ती तौर पर उस वक्त तो कुछ लम्हा गुजार लेते हैं, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन गुजार लेते हैं, लेकिन वो आपको प्रोलॉन्ग कितना उसका फ़ायदा होता है। अभी जैसे अगर हम इस को उस नज़रिए से देखें कि हमारे जी, यहाँ वहाँ से पूछ रहे हो डॉक्टर साहब। जी जी जी, जी बिल्कुल। रिस्पेक्ट, हम लोग दूसरे के ओपिनियंस को उस रिस्पेक्ट से देख नहीं रहे। अगर हम अपने उस एलिमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें, सोशल इमोशनल रेगुलेशन को भी ध्यान में रखें कि मेरे इस रवैये से या इस बिहेवियर से क्या सामने वाले को क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, दैट विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि हमें पता चल जाए। क्योंकि अभी हमें पता तो है नहीं कि मेरे इस गुस्से से सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है, बट जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो, और यह अंदाज़ कैसे होगा कि अवेयरनेस, जब तक हम अपने इमोशंस, थॉट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं देंगे, तो हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन तो उस तरह से होगी नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत खुद की वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज करना है। जैसे सर ने कहा कि हम सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, हम अदर्स की बात नहीं करते, अदर्स एज ए लाइक सिग्निफिकेंट अदर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, उन सब चीज़ों की इंटीग्रेशन एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इट्स नॉट एवरी टाइम अबाउट मी, इट्स अबाउट अस एट टाइम्स। क्योंकि आई को जब हम वी करेंगे तो ही वो चेंज की तरफ हम जा सकते हैं। एंड आई फील कि हमारी सोसाइटी जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो हमारा जो सेल्फ केयर का कॉम्पोनेंट है, क्योंकि सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना ख्याल रख रही हूँ, सेल्फ केयर में हमारा जो सोशल और कम्युनिटी डायनेमिक है, वो जब हम उसको इंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन गो टूवर्ड्स दैट फील्ड कि जहाँ पे हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें और जो अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस है उसको बैलेंस आउट कर सकें। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि किसी की कोई बात, किसी का कोई छोटा सा जुमला, किसी का हमें जो है ना देखना तक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। यहाँ तक हमारी जो है ना वो टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है। इस नुक्ते पर बात करेंगे इमरान भाई, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है बर्दाश्त के हवाले से कि ये बर्दाश्त को लेवल अप कैसे किया जा सकता है और ये इसका फ़ायदा क्या होता है। अभी हम इस पर भी आएंगे, लेकिन हम बात करें जावेद साहब के रिश्तों में हम देख रहे हैं हमारे बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल हमारा कम होता जा रहा है। किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने देख लिया, किसी ने टोक दिया तो भी हमसे जो है ना बढ़ गया, ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरी मर्जी में जैसे भी करूं। फिर हमें औरत मार्च भी नज़र आ जाते हैं, फिर हमारे सामने और बहुत सारे सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस नज़र आ जाते हैं। जावेद साहब जी, आप सही कह रही हैं। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सब सिम्टम हैं। जैसे किसी को नमूनिया हो तो उसको बुखार होता है, जी, तो हम ये कह रहे हैं कि बुखार को कैसे दूर करें। तो बुखार के लिए तो पैनाडॉल होता है ना, कि फौरी तौर पर उसको ये कह दिया जाए सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को सोचो वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इलाज है वो उसके मिजाज की तरबियत है, और जो उसकी मिजाज की तरबियत है उसमें उसके माहौल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, और उसमें भी जो उसकी जिंदगी के पहले 5 से 7 साल हैं वो ज्यादा अहम है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में लॉन्ग टर्म एक बर्दाश्त वाला मुआशरा क्रिएट हो जाए, तो हमें अपने घरों के अंदर पेरेंटिंग के उसूलों के मुताबिक घरों में माहौल को बनाना पड़ेगा। बच्चों की तरबियत वैसे करनी पड़ेगी, और बच्चों की तरबियत कभी भी नसीहतों से, लेक्चर्स देने से और हदायत देने से नहीं होती, बल्कि उनके सामने हमें परफॉर्म करना पड़ता है। घर में हम जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे होते हैं वही पैटर्न हमारे बच्चों का बन जाता है। अगर घर में वालिद, वालदा, दादा दादी सारे के सारे लोग बहुत ही टॉलरेंट हों, बर्दाश्त करने वाले हों, माफ करने वाले हों, खुश इखलाक हों, तो बच्चे को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जब वो एडल्ट होता है तो उसका पैटर्न वही बर्दाश्त वाला रह जाता है। लिहाजा शॉर्ट टर्म तो जितनी मर्जी आप बातें कर लें, लेकिन असल ये है कि लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने मुआशरे में तरबियत के ऊपर, और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से एक विलिंगनेस चाहिए। इंटेलिजेंसिया की वजह से एकेडमिया में और हमारे जितना मीडिया है, इन सबको मिलकर बैठकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मुआशरे की मेन कदरें क्या है, मुआशरे के वैल्यूज क्या हैं। उन वैल्यूज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करके फिर सारों को सिखाना पड़ेगा। जब ये होगा तो फिर एक तरह का आइडियल मुआशरा क्रिएट होने के हम करीब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो रिश्तों में हमें नज़र आता है, इससे हमें इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी नज़र आता है। देखिए, जब मियाँ बीवी अलग हो जाएं, उनके बच्चे सेपरेट हो जाएं, तो वो कितने ज़्यादा जो है ना, साइकोलॉजिस्ट आप लोग हैं, आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं वो कितना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ज़रा सा वो लम्हा, ज़रा सा वो वक्त, अभी जो मैंने हमसे कहा, वो अगर आप गुजार लेते हैं, या वो एक टाइम आप गुजार लेते हैं, जो हमारी अम्मियाँ समझाती थी कि यार एक वक्त है, तुम गुजार लो, फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अब ये कहा जाता है कि तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर आ जाओ। अगर कोई ज़रा सी भी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, हम ससुराल के मामलात में भी देख रहे होते हैं, मियाँ बीवी के बीच में देख रहे हैं, बजाय उसको रिजॉल्व करना है, ट्रिगर करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है, ख़त्म करो। देखिए, हम बेसुकूनी के हल की बात कर रहे हैं ना, कि हम क्यों बेसुकून हैं, जिसकी वजह से ये घबराहट का शिकार है। तो कुरान पाक जो है वो सुकून के लिए जो बताता है सुनहरे उसूल, उसके अंदर एक ये बताता है लितस्किनु इलैहा, कि जब तुम हक़ पर होते हो और पीछे हट जाते हो, हक़ पर होते हो यानी सही होते हो, पीछे हट जाते हो, दरगुजर और सुलह करते हो, हम तुम्हें फ़तह मुबीन अता करते हैं। और ये पूरा जो सुलह हुदैबिया का पूरा वाक़या है, ये इसी सूरा के अंदर है। लेकिन हमारा अगर रवैया देखें, हम खुद अगर हम कहें जब तुम सही थे तो चुप क्यों रहे, आगे बढ़ के तो चमाट क्यों नहीं लगा दिए आपने, जब मैं सही हूँ तो मैं क्यों नहीं खरी खरी सुनाऊँ, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ, मैं कोई नाजायज़ कर रहा हूँ, राइट, मैं तो जायज़ बात कर रहा हूँ, मैं तो हक़ की बात कर रहा हूँ। यही हम बताएंगे ना, अपने बच्चों को भी यही बता रहे होंगे कि भाई जब सही थे तो फिर तुमने पीछे क्यों हटे, फिर दरगुजर क्यों की, फिर सुलह क्यों की। ऐसे ही है ना, जबकि वो कह रहे हैं कि अगर आपको, अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म बात चाहिए, अगर आपको फ़तह मुबीन चाहिए, अगर आपको दिलों को फ़तह करना है, तो फिर आप उस हक़ पे होते हुए पीछे हट जाएं। लेकिन ये बात सिखाएगा कौन, ये बात करके बताएगा कौन ना? हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। हम तो अपने बच्चों को ये वाले तरबियत के साथ सब तो नहीं बताते। उन्होंने कहा जी आप सही हो तो इसका मतलब अपना राइट ले लो, कि ना हर हाल में अपना, है ना, हम कहते हैं ना अपने राइट्स जो है वो ले लो। लेकिन ये नहीं पता कि जनाब वो अगर आप अपने राइट्स छोड़ दो तो कितना बड़ा रिवॉर्ड आगे, कितना बड़ा रिवॉर्ड आगे मिल जाएगा। तो हम लोग अभी जो आप बात कह रहे हैं ना, कि हम ये नहीं सोच रहे कि ये छोटी सी चीज़ छोड़ने से कितनी बड़ी चीज़। अच्छा, बच्चों की एक साइकोलॉजी ये होती थी कि आप बच्चे को कल का नहीं पता होता था, बच्चे को कहता है अभी में रहता है। आप बच्चे को कहें कि आप ये काम ना करो, वो चॉकलेट आपसे मांग रहा है, आप कहिए आपको चॉकलेट जो है अभी आपको जो है वो नहीं देता, आप ये काम कर लो, कल मैं आपको पूरा डब्बा दूंगी। वो कहेगा अभी एक दे दो, क्योंकि वो कल प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ऐसे ही ना, बच्चा अभी में रहता है, बच्चे को तो अभी चाहिए।
लेकिन अब ये बताएं कि अच्छा क्योंकि तुम्हारे बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चे को समझ नहीं है, लेकिन अब तो हम सब बहैसियत मजमुई ये कहते हैं अरे कल किसने देखी है यार, अगर जो आपसे है वो बोले आज है। अच्छा इसी तरह इंस्टेंट वाला जो मामला है ना कि हमें फौरी चाहिए, हर चीज़ जो है वो फौरी चाहिए, तो अब वो बीज से लेके और फल तक के सफ़र को जितनी जल्दी आप कवर करने की कोशिश करेंगे, फल मुतासर होगा, फल का जायका भी मुतासर होगा, फल खा के पेट भी ख़राब होगा, क्योंकि इसलिए कि आपने वो सारे प्रोसेस को बाईपास कर रहे हैं। सही। तो हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम नहीं समझा रहे, हम बच्चों को नहीं समझा रहे, हम क्या कह रहे हैं फौरी और फौरी का जवाब ऑब्वियसली। और जैसे जावेद साहब ने भी कहा ना कि मिसाल बन के पहले खुद तो दिखाएं, आप खुद कुछ और प्रैक्टिस करते हो घर में कुछ और माहौल है और आप चाहें कि अगले जो जनरेशन आपके घर में सारे मामला देख रही है वो बहुत बेहतर और आइडियल पैदा, ऐसा नहीं हो सकता। फ़ायदा कितना बड़ा है डॉक्टर जावेद, अगर वक्त पर जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया जाए तो इसके क्या फ़वाइद होते हैं जो हमें नज़र शायद नहीं आ रहे होते या बाद में पछतावे से आपको बचा लेते हैं? जी बिल्कुल, ये तो इमोशनली इंटेलिजेंट शख्स वो होता है जो किसी भी नामसाइद हालात और सिचुएशन में अपने जज्बात को समझ रहा हो और दूसरे के जज्बात को भी समझ रहा हो और फिर एक अक्लमंदी के साथ उन जज्बात को प्ले करे। तो जो शख्स ऐसा कर लेता है तो वो तो मामले को संभाल लेता है। जो शख्स बर्दाश्त नहीं करता वो एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाता है, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बनता। मिसाल के तौर पर आप जा रही थी और आपकी गाड़ी के साथ किसी ने मोटरसाइकिल मार दिया और आपकी गाड़ी के शीशे टूट गए। अच्छा, अब उसके भी पहिया टेढ़ा हो गया। अब ऐसी सूरत में एंगर बर्दाश्त ना करना, गालम गलोच देना, एक दूसरे के साथ हाथापाई करना, ऐसा करने से प्रॉब्लम तो मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम तो हो चुका, जो गाड़ी के शीशे टूटने थे वो टूट चुके, जो पहिया टेढ़ा होना था वो हो चुका। लेकिन अगर उस वक्त हम उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे तो हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएंगे। हो सकता है आप आर्गू करके उससे पूरे पैसे निकलवाएं कि भाई इसका जो मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है उसके पैसे आपने देने हैं आर्गुमेंट से। लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाएंगे और वो शख्स जो बर्दाश्त नहीं कर रहा होता वो उस नामसाइद सिचुएशन में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनने की बजाय। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। आपको मजीद भी जो है वो शामिल करते हैं। तो हम जैसे डॉक्टर जावेद ने भी बात की ना कि सॉल्यूशंस हमें नज़र आने की बात हम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना चाहिए। फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं, एक तो अगर आप थोड़ी सी चीज़ पे जैसे मैंने भी डॉक्टर जावेद से भी कहा कि बर्दाश्त कर लें तो आपको देरीना फ़वाइद उसके नज़र आ रहे होते हैं और आपको कितना फ़ायदा, रिवॉर्ड जैसे अभी इमरान भाई ने भी कहा कि आपको आखिरत में भी अल्लाह ताला भी दे रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमारी अपब्रिंगिंग्स ऐसी नहीं है शायद, या हम उसको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते कि वो हमें जब अमल करने की बात आती है तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं और सिर्फ हमारे मुंह पर एक ही जुमला होता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं ऐसे तो मैं कैसे कर लूँ, मैं क्यों करूँ। तो ये जवाबात हम देते हैं ऐसी चीज़ों पर, सिचुएशंस पर। वही बात है यहाँ पे जैसे सर ने कहा कि हम बचपन से जो हमारी तरबियत का एक मेजर रोल प्ले आ रहा है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि अब हमने उस चीज़ को अडेप्ट करना है, तो पेशेंस और ख़ुद को वक्त देना, ब्रेक लेना, वो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आएगा। किस तरह से कि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे नागवार लग रही है, अब मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि शायद सामने वाले के लिए वो चीज़ इतनी मायने ना रखे, लेकिन मुझे अपने साथ साथ दूसरों को भी देखना है, तो मैं आगे साथ साथ लेके चल सकती हूँ। यहाँ पे जब हम इमोशन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि अपने जज्बात को किस तरह से रेगुलेट करना है कि मेरे लिए दूसरों को भी ध्यान रखना है और अपने लिए भी ध्यान रखना है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग आप किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रही हैं, आप उनसे एक दफ़ा रब्ता करके देखिए, आपको लगता है कि आपके लिए वेलबींग है, क्योंकि इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। जो चीज़ बचपन से पकी हो चुकी है उसको आहिस्ता आहिस्ता ही वो जाएगी या इम्प्रूवमेंट या वो कहते हैं ना एक थोड़ी हद तक बेहतरी हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये नहीं है कि मैं एक दिन जाऊँ जाके बात करूँ कि नहीं मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत मुझे बढ़ानी है, दैट कैन नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है बैक पे कि वो रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि हमारे अंदर मसला पता है क्या है, हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा अरसे तक काम नहीं करती हैं। हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए बाहरी तौर से कि लेट्स सपोज आई फील गुड और मैंने काम अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ मुझे उसका बोनस मिलेगा, दैट वुड बी मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी। सही।
कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, कि आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो वो जो एक एलिमेंट है कहीं ना कहीं वो भी इंगेज कर रहा होता है इन सारी चीज़ों में। जैसे रिलेशनशिप्स की भी अगर हम बात करते हैं, हमें पता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, गिव एंड टेक वाली चीज़ चल रही है, वो देगा तो मैं दूंगी, नहीं तो मैं नहीं कुछ करी, कि मुझे आगे से वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिले तो मैं आगे से करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता हर दफ़ा। कहीं ना कहीं पे आपको अपनी वो टॉलरेंस को देखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ या आपकी डिमांड है, रैशनल थिंकिंग, जैसे सने का अक्लमंदी का मुजाहरा करने कि सोचना कि आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हो तो क्या वो उस लेवल पे जाएगा भी कि नहीं जाएगा। सही। हमारे जो रैश डिसीजंस होते हैं वी डोंट थिंक, हम इम्पल्सिवली उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। जो जिस दिन हम अपने वो रिस्पॉन्स या जो भी हमारा बिहेवियर है उसमें हम रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्स पे जब हम जाएंगे, दैट विल मेक अ चेंज। बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारी चीज़ें देखें ना, हमारे अंदर बर्दाश्त ना होने की वजह से बहुत सारी बातें हम ऐसे कह देते हैं जिनसे लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है। बहुत सारे फैसले ऐसे कर जाते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है और हमने सोचते हैं कि अगर उस वक्त ऐसा ना किया होता तो शायद बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती। तो थोड़ी सी चीज़ें कि बर्दाश्त अगर वक्त पे कर ली जाए तो बहुत आपके लिए चीज़ें होल्ड हो सकती हैं। आप फैसला भले वही करें जो आप उस वक्त कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर लें चीज़ों को, थोड़ा सा वक्त दे दें और उसके बाद कोई भी फैसला करें, कोई भी बात कहें। बहरहाल मैं यहाँ पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसी पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात अब इस तरफ में बढ़ रही थी कि जैसे अभी हम माहम से भी बात कर रहे थे इमरान भाई, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब मी टाइम की बात करते हैं ना, तो अब मेरा मी टाइम क्या है, एक चाय का कप हो, उमूमन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, और ये हो कि मैं बैठ के और देखूं। अब हमने इसको बना लिया मी टाइम, जबकि मी टाइम की डेफिनेशन शायद ये थी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि ये थी कि भाई आप सेल्फ इवेल्युएट करें अपने आप को, क्या मैं खुद क्या हूँ, मुझ में किन चीज़ों की कमी है। एक वो सोच का कहते हैं ना कि हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी कि रात को सोने से पहले आप जब दुआएं पढ़ लें उसके बाद आप अपने आप को तज्जिया कीजिए कि आज मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, कहीं मेरे किसी जुमले से फोकस करें, मैंने किस किस को क्या क्या कहा और उससे किसी की दिलाजारी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया हो, मैंने कौन सी अच्छी बात की, मैंने कौन सी ऐसी नेकी की जिससे मेरी वजह से जो है ना लोगों को फैसिलिटी मिली या परिंदों ने खाना खा लिया, मतलब कोई भी छोटी चीज़। तो वो जो एक सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस था वो तो स्किप ही हो गया। अब तो आपने अगर दुआ भी पढ़ना बड़ी मुश्किल से याद रहता है, पढ़ भी लें तो मोबाइल तब तक जब हाथ से तक गिर ना जाए तब तक तो छोड़ते नहीं। तो कहाँ से होगा इवेल्युएशन प्रोसेस और कहाँ से बर्दाश्त और ये चीज़ें पैदा होंगी? देखिए, हमने ये चैनलाइज करने का प्लान कर लिया ना कि हमने अपने उन जज्बात को चैनलाइज करने का जो अमल था उसको हमने मोबाइल फ़ोन का एक सहारा लिया। अब 70 से 90 हज़ार ख्यालात मेरे रोज़ के मेरे जज्बात को बनाते हैं और उस जज्बात को रेगुलेट करना है ना, इमोशंस को रेगुलेशंस की बात होती है, इमोशंस की इंटेलिजेंस की बात होती है। तो उसके हमेशा दो तरीके होते हैं कि या तो कुछ लोगों की शख्सियत इस तरह की होती है कि वो अपने उस जज्बात का इजहार एक्सटर्नल करते हैं। अच्छा, उस एक्सटर्नल का मस्बत तरीका तो ये कि आप जिम जाएं, मस्बत तरीका ये कि आप स्पोर्ट्स में जाएं, मस्बत ये कि आप दौड़ लगाएं और अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज कर दें, जो अंदर आपने गुबार जमा किया है वो उस तरह निकल आए। दूसरा, अगर आपके पास ये मस्बत तरीका नहीं है तो फिर आप लड़ाई करेंगे, फोड़ करेंगे, चीज़ें उठा के फेंकेंगे, सबसे हाथापाई करने के लिए तैयार होंगे, चीख चीख के बोलेंगे, कर वो ये भी वही रहा है जज्बात का इजहार, लेकिन ये मस्बत तरीका नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अपने इनको इंटरनलाइज करते हैं, उनकी शख्सियत इस तरह होती है कि वो इंटरनलाइज करते हैं। उनका काम ये होगा जिस तरह आप फरमा रही हैं, लेके कमरे में चले जाएंगे, घंटों उसी के ऊपर बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और फिर वो एक डिप्रेशन और वहाँ तक चले जाते हैं, यासियत पसंदी तक। इसका नेमुल बदलता फाइन आर्ट्स जो हमारी सोसाइटी से गायब हो गया। पोइट्री, सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ये सारे वो काम थे जिसको पर अगर जो बच्चे बच्चियाँ करते थे, कशीदाकारी से लेके और ड्राइंग तक, पेंटिंग तक, सिंगिंग तक, मुकाबला होता था, बैतबाजी के मुकाबले होते थे। भाई ये चीज़ें अगर हैं भी तो इतनी कमर्शलाइज हैं कि उसमें भी बस मनी मेकिंग का फैक्टर है। तो अगेन देखिए बस ये है कि मैं इतना ही कर लूँ जितना पैसे आ जाएं बस। तो अगर आपको हर चीज़ पैसे से हासिल करनी है तो सुकून एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं मिलती, वफादारी एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं मिलती, फर्माबरदारी एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं मिल सकती। पैसों से आप दुनिया का महंगा तरीन बेड, कमरा और एसी खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। तो जब तक हम ये बताएंगे नहीं कि मादे से दूर होने के नाम सुकून है, मादे से करीब जाने का नाम बेसुकूनी है, तो लेकिन हमें वो मादा परस्ती पे इसी तरह लगाया गया। तो जब तक हम अपने आप को सप्रेस करेंगे तो फटेंगे। इसीलिए हर आदमी चलता फिरता बम है ना, क्योंकि चैनलाइज नहीं कर रहा, और जिस जगह चैनलाइज कर रहा है वो उसको अंदर मजीद इंतशार
जो है वो फैला रहा है, राइट? हाँ, राइट वे में नहीं हम करें। कॉलर भी उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहया, आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दोनों मौजूद मेहमान को सलाम है, और डॉक्टर साहब को तो से हमने बहुत कुछ सीखा। और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ह्यूमन साइकी को समझते हैं, लेकिन इनके अंदर एक रूहानियत का पहलू है। तो दोनों चीजें जब ब्लेंड होती है ना, तो हमारे माशरे के लिए समझ साबित होती है। तो बहुत सलाम हो डॉक्टर साहब को। रमशा, मेरा देखें आप, जब ये ऐसा इशू है जो मैं खुद भी शायद इसका शिकार हूँ। जाहिर बात है, हम रोडों पे निकलते हैं, हम जैसे लोग जो हम फॉलो भी करना चाहते हैं ट्रैफिक, लेकिन पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम भी वही काम कर रहे होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा है जो एक्सटर्नल इफेक्ट आप पे आता है। लेकिन क्योंकि अब मैंने एक चीज सीखी है, जब मैं गाड़ी चलाता तो बहुत सारी मुझे गुस्सा आता था, तो मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि भाई आप अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा आपकी, तो आप उसको बर्दाश्त करना सीखो। तो मैंने सीखा। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और बात पे लोग करते हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा है, मैं अपने घर की मिसाल दूं, दूसरों की क्यों दूं, वो इरिटेट हो जाता है। अब हमारे इर्द गिर्द ऐसे जो लोग हैं, हमें उनको किस तरह सुधारने की कोशिश करना चाहिए? कि एक तो ये होता है, जो एक होता है ना, आपका गुस्सा तो होता ही है, अच्छा या बुरा, लेकिन हाउ टू टेम योर एंगर, अपने एंगर को टेम कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए क्या मराठा करना चाहिए। सिर्फ और एक बात के साथ मैं खत्म करने वाला, रमशा, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, आप जब तक मुकम्मल शख्सियत नहीं होती, आपके अंदर सुकून जब तक आता है, जब आपके पास शौक हो, आप पेंटिंग का शौक, गार्डनिंग का कर लें, पेट्स रख लें, मैं यकीन करें, मेरे केरम मेरा है, मैं उसको देख के ही खुश होता हूँ, तो मेरी काफी हद तक मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो कोई ना कोई शौक आप लगाएं, जड़ने कुलने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करें माशरे के लिए, तो आप इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब वही वाली बात है ना कि आप कितना बिजी रहते हैं, कितना प्रोडक्टिव चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि एंगर ट्रिगर करता है तो जरा बर्दाश्त कम हो जाती है। आप दोनों से ये सवाल यहाँ कर लेकर बढ़ते हैं। पहले इमरान भाई जवाब। देखिए, एक हमारा पांचों हवास में एक हमारा जो सेंस इस मामले के अंदर इमोशंस में सबसे ज़्यादा कारआमद है, वो हमारा है सेंस ऑफ टच। और हमें ये चाहिए कि अगर हम खुद भी गुस्से में हो तो किसी ऐसे अपने शरीर रिश्तों के अंदर किसी से बात करें तो हम उसका हाथ थाम के बात करें, हाथ पकड़ के बात करें। पहले बड़े आराम से थपक होती थी, और बेटा कैसे हो, अच्छा, फिर आप सलाह भी रहे होते थे, और कैसा जा रहा है, राइट? अभी ये ऑटोमेटिक आप जानवर को सिधा देते हैं इस तरह, ये तो इंसान, राइट? ये सेंस ऑफ टच जो है, ये बड़ा काम है। मेरे दीन के अंदर आप देखें, रब ताला का अपना नाम है सलाम, और उसने ये हम पे वाजिब कर दिया कि हम जब मिले सलाम अलैकुम कहें, रब का नाम है, राइट? हम सलामती की दुआ देते हैं, तो ये आपको ठहराव के अंदर लेके आता है। तो जब भी हम सर पे हाथ रखते हैं, हाथ पूछते हैं, हाथ मिलाते हैं, हमारे यहाँ गले लगने को कितना जो है वो इनकरेज किया जाता है। तो हम अपने बच्चों से जब बात करें तो हम उनका हाथ होल्ड कर लें। मेरी माँ के पेट के ऊपर मैं सर रखता था और उसके बाद सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। दादी सर पे हाथ रखती थी, सॉल्व हो जाते थे। अभी हमने बच्चों से इतनी डिस्टेंसिंग करके बात करते हैं, राइट? इतनी डिस्टेंसिंग, मैं अभी भी एक दूसरे से इतनी डिस्टेंसिंग करके बात, भाई बहन हाथ नहीं मिलाते हैं, दोस्त नहीं मिलते हैं, राइट? माजरत के साथ बच्चियाँ जो हैं वो शादियों में शायद इसलिए नहीं मिलती कि मेकअप खराब हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, कपड़े चिपक जाएंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, या अल्लाह बेहतर जाने। इंसान की ज़रूरत इंसान है। तो अगर हम खुद भी बहुत ज़्यादा हाइपर हैं तो हमें शफीक लोगों से हाथ मिलाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि टच होके हम जो है वो बैठे। और इसी तरह बच्चों को आप जब बात करें, बच्चों को थपकते रहे, आप तो खुद माँ है, आपको आइडिया होगा कि बच्चों को आप थपकते हैं तो कितने सुकून की उसमें चले जाए। तो हमें भी जो इस टच की ज़रूरत है, और अगर हम अपनी इस टच को जो है वो बढ़ाते, जो कि मैंने कहा ना, हमारा दीन इनकरेज करता है कि शरई रिश्तों के अंदर हमें टच करना चाहिए, तो उससे हम भी कामनेस में आ सकते हैं। और जो दूसरा अगर हाइपर हो रहा है, कोई भी इतना शख्स कोई भी चीख रहा हो, उसके बाद बैठ के भाई क्या खैरियत है, सही ठीक है, आप देखो कैसे मेल्ट होना शुरू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक टोन अप है और दूसरा टोन डाउन कर ले तो भी मेरे ख्याल से मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की तरफ आ जाते हैं। और मैं खुद भी अभी इसको मेरे भी जाने वाले देख रहे हो कैसे कह रहे हैं, लेकिन वाकई आपको टाइम लगता है, आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करने में, उनको अपने अंदर उतारने में जो ना बहुत वक्त लग रहा था। हम लोग भी यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, आप लोग समझते होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा आइडियल हैं, बैठ के करें, नहीं, हम सब भी इन्हीं लोगों से सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें कह रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करने की अपने अंदर जब कोशिश करते हैं तो चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही होती है। पहले ये होता गुस्सा आया बहुत जल्दी, मैंने भी गुस्सा कर दिया, अगले ने भी गुस्सा कर दिया, वो जो ना बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
तो अब ये है कि आप अपने आप को एक वक्त पे आके कोई पहला टोन डाउन कर ले, दूसरा अगर ज़्यादा है तो दूसरा टोन डाउन कर ले, तो ये भी चीज़ें आपके अंदर ना बहुत बेहतरी लेकर आ जाती हैं। और ये कभी आप हमेशा नहीं भी कर सकते, कभी कभी आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो है ना वो आपको ट्रिगर कर जाती हैं चीज़ें, फाइन इनफ। लेकिन ये है कि आप करना सीखें, प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम से इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एचएन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो सवाल आया था महम, और आप भी इसका जवाब ज़रूर दें कि जो एंगर है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये करना कैसे है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है कि भाई ये कैसे होगा, गुस्सा आ जाता है, फ़ौरन आ जाता है, नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है। तो वही चीज़ है, पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अक्सर हमारे अंदर नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, मैं तो बस अपना प्रूफ पॉइंट रख रही हूँ। तो वो एक कॉम्पोनेंट जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना है कि हाँ अब गुस्सा आ रहा है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। टेकिंग अ ब्रेक, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स, टेकिंग डीप ब्रेथ्स। हम अक्सर सांस नहीं ले रहे होते, हम शैलो ब्रेथ्स पे चल रहे होते हैं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ कैन ऑल्सो रिलीव योर स्ट्रेस। तो एक वो चीज़ आ जाती है। फिर साथ में अब ये तो एक टेम्परेरी बेसिस पे चीज़ है। हम अक्सर कहते हैं कि माहौल में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर लेट्स सपोज आपको पता है कि गुस्सा है, कोई एक हेल्दी सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। टेक अ ब्रेक, आप एक वॉक लेके आ जाएं या फिर अपनी पोजीशन चेंज कर दें। अभी जो पोजीशन चेंज करने वाली बात है, सॉरी टू कट यू ऑफ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े, लेट जाओ, लेटे हो तो खड़े हो जाओ, पोजीशन चेंज हो। आपको इस्लाम हर चीज़ सिखा रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि हमने अपने छोटे बच्चों की भी बात नहीं बनाया। छोटे बच्चे ही देख लें, जब अपना एक टैंटम दे रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बेसिकली आप उनका रूम एनवायरनमेंट चेंज करो या बाहर लेके जाओ तो बहल जाते हैं। इसी तरह से हम भी अपने लिए थोड़ा बहुत थोड़ी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी वही बात है कि हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों बार बार इतना फ्रिक्वेंट गुस्सा आ रहा है। अगर फ्रिक्वेंट गुस्सा आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी वजह है जो वो चीज़ को दोबारा से सरफेस पे लेके आ रही है। तो वही सर की बात कि आपकी एक प्रॉपर रूटीन सेट हो। आप अपने लिए कोई एक नई हॉबी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अब वही बात है कि बस हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंसिस का इशू आ जाता है। आप अपने घर के चार दीवार में भी रह के भी चीज़ों को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने हाई फाई कोई आइटम ही देना है। जैसे वैसे बाहर चहलकदमी के लिए निकल गए, किसी से बात कर ली, अपने घर में किसी से वैसी डिस्कशन कोई टॉपिक व्यू ऑफ पॉइंट ले लिया। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कि आपको जब दूसरे के व्यू पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर वही टॉलरेंस इंक्रीज़ होना शुरू होगा कि अच्छा दूसरों का व्यू पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि हमें होता है कि नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, दैट्स ओके। आपको लग रहा है कि आपका एक पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर बोलने का तो है, जवाब देने का भी बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ ये बात ख़त्म करें, मैं जल्दी से इस बात का जवाब दे दूँ, लेकिन सुनना, उन चीज़ों को होल्ड करना, एक्सेप्ट करना, एक जो है ना वो प्रैक्टिस है जो अब लगता है कि कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा है। कंक्लूड भी कर दीजिएगा इमरान भाई आज की डिस्कशन। देखिए ततली करम जो फरमाते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि आपने बात कही थी कि ऐश में यादें खुदा रखो, तैश में खौफ खुदा रखो। बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह के उसूलों को अपने ऊपर अपनाते, क्विक टिप्स मैं आपको जो है वो दे देता हूँ, पर्टिकुलरली वो लोग जिनको लगता है कि उनको काबू करना मुश्किल होता है, तो वो एक अपनी ज़बान को अपने तालू पे लगा के और 5 4 3 2 1 क्विक भी काउंट कर सकते हो और फिर बोलें। यानी ये आपको जब आपको लगे आपने क्या किया, अपनी ज़बान को तालू पे लगाया और 5 4 3 2 1 बोला, माइक्रो सेकेंड्स ही लगे ना, फिर बोलें। ये आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं न्यूरो प्लास्टिसिटी के ऊपर कि मुझे ठहराव लाना है। अच्छा, आप इसके पॉज के बाद जो ना बहुत ज़्यादा फवारे की गालियाँ नहीं बक सकते, क्योंकि आपने अपने आप को जो है वो खुद होल्ड किया है ना, आपने पॉज का होल्ड किया। दूसरा, ये दीन हमारे हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के शुरू करने की प्रैक्टिस कराता है। तो जब आप बार बार दिन में रहमानिर्रहीम कहें तो ऐसा हो नहीं सकता कि दिल में सख्ती आ जाए, क्योंकि रहमान और रहीम आपकी ज़ुबान के ऊपर मुस्तकिल चाशनी लेके आता है। तो जब हम इस तरह की अपने रवैयों को ट्रेन करें तो फिर आप इसको काबू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दीन से जुड़ना अपने अंदर, अगर आपने किसी भी तरह से अपनी पर्सनालिटी को कंपोज करना है तो हमारे दीन के अंदर, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि इसके अंदर हर चीज़ की ट्रेनिंग भी मौजूद है, इसके अंदर हर सवाल का जवाब भी मौजूद है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक, ऐसे ही नहीं कहा गया। खोलें, देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर कमिंग इन द शो। हम आप आई, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त और मेरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के पास।